So let's start the lecture formally. The topic is boundary value problems and applications. काफ़ी important chapter है ऐसे students के लिए जो PDs में आगे research करना चाह रहे हैं. इस chapter में normally आपको दो important topics मिलेंगे divide होके. One of them is कि हार्मोनिक फंक्शंस को या हार्मोनिक फंक्शंस जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जिस्ट करते हैं उनको आप कैसे टैकल करेंगे, नंबर वन. नंबर टू, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स कितने टाइप्स की हैं और हम अपने इस चैप्टर में कौन कौन से बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा रीड आउट करना चाह रहा हूँ आप सबके लिए, इंटरेस्ट के लिए. दैट in the preceding chapters we have treated the initial and initial value boundary value problems. आपको याद है कि इंटेग्रल ट्रांसफॉर्म से हमने क्या किया है, हमने इनिशियल प्रॉब्लम्स और बाउंड्री कंडीशंस के साथ इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को टैकल किया है. इस चैप्टर में हम जस्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे. मैथमेटिकली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, दैट आपको एक फंक्शन फाइंड आउट करना है. ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर कोई पूछ ले आपको एक फंक्शन फाइंड आउट करना है जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, एंड पर्टिकुलर बाउंड्री कंडीशन और एक खास किस्म की बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. फिजिकली स्पीकिंग द प्रॉब्लम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इन्वॉल्विंग ओनली स्पेस कोऑर्डिनेट्स. यानी अगर आपको बड़े आसान लफ्ज़ों में सीखना है तो बाउंड्री वाली प्रॉब्लम्स में आपके पास टाइम वेरिएबल नहीं होता, बिकॉज टाइम पे कंडीशन को हम ज़रा इनिशियल कंडीशन के तौर पे मान रहे होते हैं. Just as initial value problems are associated with hyperbolic PDs, हमें पता है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को जो हमने सॉल्व किया है पिछली PDs में अभी जो गुजरी हैं, जिसमें आपने पिछले सेमेस्टर में याद हो तो हमने कैलकुलेट किया था कैनोनिकल फॉर्म और उसके बाद हमने इंटेग्रल ट्रांसफॉर्म से उसे सॉल्व किया. तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद PDs ऑफ इलिप्टिक टाइप. ये यूजुअल है, मतलब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स ज़्यादा फोकस्ड उन सिचुएशंस में होते हैं जब आपके पास इलिप्टिक टाइप की PDs हों. इलिप्टिक टाइप की PDs को सॉल्व करना बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के साथ फिज़िकल इंटरेस्ट में बहुत मैटर करता है. फिज़िकल फीचर्स और फिज़िक्स के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बिहेवियर ये शो करता है. सो दैट इज़ वाई ज़्यादा कंसंट्रेशन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स की इलिप्टिक टाइप की PDs में दी गई है. इन मार्क कॉन्ट्रास्ट यानी कि इसके बरखिलाफ टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स आर कंसिडरेबली मोर डिफिकल्ट टू सॉल्व. देखिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, मेलिन ट्रांसफॉर्म है जो अभी हम पढ़ेंगे, और हेंकल ट्रांसफॉर्म है, और भी काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्म्स हैं और दूसरे मेथडोलॉजीज हैं. लेकिन ये जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स होते हैं और एसोसिएटेड विद एलिप्टिक टाइप ऑफ PDs, आपको पता है एलिप्टिक PDs क्या होती हैं, पिछले सेमेस्टर में बात हुई है. तो इसको सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू फिजिकल रिक्वायरमेंट सोल्यूशन मस्ट होल्ड इन द लार्ज अनलाइक द केस ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स वेयर सोल्यूशन इज वेरी स्मॉल, से ओवर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. देखें PDs जब आपके पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में आती हैं और इलिप्टिक टाइप में आती हैं, वहाँ पे जो सोल्यूशन होते हैं उनका एग्जिस्ट करना या उनका वेल डिफाइंड होना इस चीज़ पे मैटर करता है कि आपका जो डोमेन का सेट है वो काफ़ी लार्ज है. बिकॉज आपकी बाउंड्री कंडीशन कुछ इस तरह की होती है, जो आप अभी देखेंगे कितने टाइप की बाउंड्री कंडीशंस है. दैट इज़ वाई काफ़ी लार्ज सेट की वजह से इसको सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. और जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होते हैं वो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. आपने देखा डिराक डेल्टा फंक्शन बाउंड्री कंडीशन पे हमने लिया और हाइपरबॉलिक टाइप की PDs को सॉल्व किया. सो आपके बुक में या आपके सिलेबस में ओनली सेकेंड ऑर्डर PDs शामिल हैं फॉर इलिप्टिक टाइप. ओके, सो इलिप्टिक टाइप की सेकेंड ऑर्डर PD नॉन होमोजीनियस फॉर्म में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, n है. ये ज़रूरी नहीं आप वैसे दो से ही करेंगे, लेकिन जनरल फॉर्म ये है. तो ये डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू सम फंक्शन, ये इलिप्टिक टाइप की PD है आपके पास जनरली विद n इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और अगर आप इसे यूजुअली लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर जो डेल स्क्वायर u है आपको पता है क्या होता है, ये बेसिकली ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ द
ग्रेडियंट है, डेल डॉट डेल यू इज डेल स्क्वायर, आपको पता है। और अगर ये जीरो हो जाए तो इसे लैप्लास इक्वेशन कहते हैं। आई थिंक यू ऑल नो कि अगर आपके पास डेल स्क्वायर यू जीरो हो जाए तो फिर आपके पास क्या होगा, ये लैप्लास इक्वेशन होगी। आई थिंक आप सब ये पढ़ के आए होंगे कि पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट इज लैप्लास इक्वेशन। और अगर होमोजीनियस ना हो, नॉन होमोजीनियस हो जाए, राइट हैंड साइड पे कोई एक्स का फंक्शन आ जाए, तो इसे हम कहते हैं ये पॉइसन इक्वेशन है। हमारा कंसर्न इस सिलेबस में यानी कि आपके फाइनल तक, मैं सिर्फ ये चारों नहीं कर रहा, ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी है, श्रोडिंगर इक्वेशन भी है, मैं इस तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ दो पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, ए और बी, ये याद रखिएगा। मैं इससे अलावा कोई भी अगर इक्वेशन होगी जिसको सॉल्व करना होगा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के लिए, देखिए इनिशियल कंडीशंस नहीं है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स है, तो ऐसी इलिप्टिक पीडी लूंगा जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी या पॉइसन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इसके अलावा हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, so we shall not attempt to treat general elliptic partial differential equation, instead we shall begin by presenting the simplest boundary value problem for Laplace equation in 2 dimension। हम देखें इसमें भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं कि आपके सिलेबस में लैप्लास इक्वेशन इन 2 डायमेंशन में इलिप्टिक पीडी को डिस्कस करेंगे, जनरलाइज्ड इलिप्टिक पीडी को डिस्कस नहीं कर रहे। तो पहले हम देख लें कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि लैप्लास इक्वेशन जो आप स्पेस में पढ़ते हैं, किधर गया जी वो लेटर, ओके एक मिनट, सिंबल इसका डेल का मैं राइट अप कर लूँ। अच्छा यहाँ पे सिंबल इसका आई थिंक मिसिंग है, आई वांट कि आप सिंबॉलिकली इसे करेक्ट लिखें। ये रहा जी डेल, ओके, डेल स्क्वायर यू इज एनी फंक्शन, लेकिन अगर यू आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं यू इज हार्मोनिक। ये आपको आई थिंक बेसिक क्लासेस से भी पता होगा कि आपके पास जो ऐसे फंक्शंस हों जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, दैट इज़ वाई मैंने टॉपिक क्लिक किया है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी होगी एमएससी से। डेल स्क्वायर यू ऐसा फंक्शन जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन बुक में भी लिखी हुई है, मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इसे अंडरस्टैंड कर सकें। वी फर्स्ट डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी हार्मोनिक इन अ डोमेन डी इफ इट सेटिस्फाइज द लैप्लास इक्वेशन, सिंपल है, एंड इफ इट एंड इट्स फर्स्ट और टू डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूस, ये भी जरूरी है। वी मे नोट हियर दैट सिंस द लैप्लास इक्वेशन इज लीनियर एंड होमोजेनियस, अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिक फंक्शन इज आल्सो हार्मोनिक, यानी अगर दो फंक्शंस हैं हार्मोनिक हैं, उनको आप ऐड कर लें वो भी हार्मोनिक है। अगर एक फंक्शन हार्मोनिक है उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें नॉन जीरो, तो जो जवाब आएगा वो भी आपका हार्मोनिक होगा। अब आपको पता लग गया कि हमने किस चीज़ को क्रैक करना है। आपकी पीडी जो होगी वो एलिप्टिक टाइप की होगी, नंबर 1 मैं यहाँ पे अब मेंशन कर रहा हूँ, एलिप्टिक पीडीज को आपने सॉल्व करना है। ओके ओके, नंबर 2 इज दैट कि आपके पास जो फंक्शंस होंगे वो दो तरह के होंगे, हार्मोनिक फंक्शन हो सकते हैं जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, या ऐसे फंक्शंस यू जो पॉइसन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो फंक्शंस विल बी हार्मोनिक। देखिए हार्मोनिक फंक्शन का बेस्ट बेनिफिट क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन से आपको पीडी मिल जाती है, दे गिव यू द पीडी, ओके। और पीडी आपको पता है कौन सी होती है, 2 वेरिएबल्स में मैं लिख देता हूँ, पार्शियल स्क्वायर u over partial x square plus partial square u over partial y square, इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हार्मोनिक फंक्शन की पीडी है। अब आपको पता लग गया कि पीडी को कैसे
सॉल्व करेंगे, पीडी आपको गिवन है, बाउंड्री कंडीशन नहीं पता आपको, बाउंड्री कंडीशन कौन सी होगी, चैप्टर का नाम ही बाउंड्री वाली प्रॉब्लम्स हैं, 4 तरह की बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, ये आपके सामने यहाँ लिखी हुई है। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूँ डिरिचले प्रॉब्लम किसे कहते हैं और बाउंड्री फर्स्ट बाउंड्री वाली प्रॉब्लम किसे कहते हैं। डिरिचले प्रॉब्लम जो आपने अगर किसी ने रिसर्च पेपर पढ़ा हुआ है तो वहां भी ये लफ्ज आया होगा। प्रॉब्लम ये कहता है कि फाइंड अ फंक्शन u विच इज हार्मोनिक इन अ डोमेन d, d आपके देखें कोई सबसेट होगा आर स्क्वायर का, क्योंकि आपके जो फंक्शन की डोमेन है वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो आपका एक फंक्शन है u जो कि हार्मोनिक है किसी डोमेन d में, यानी जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करें जो हार्मोनिक हो एंड जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि u इज इक्वल टू एफ ऑफ एस ऑन द बाउंड्री b क्या है आपको ये मेंशन कर देते हैं, वेयर एफ ऑफ एस इज प्रिस्क्राइब्ड कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन द बाउंड्री, यानी बाउंड्री जो आपकी डोमेन की होगी वो कोई सेट होगा, क्या कहते हैं, डोमेन डी का। ओके, तो बाउंड्री बी जो है वो आपका डोमेन का यूं कह लें, चलें डी, अगर आपकी मिसाल के तौर पे मैं यूं कर लेता हूं, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। आप मिसाल के तौर पे यस, तो अगर आप देखें आपके पास एक सेट है डी, जो कि ये रेक्टेंगल है, ये डी है, इसके अंदर जो कुछ भी है वो आपकी डोमेन है और आपका जो फंक्शन है वो इस डोमेन पे हार्मोनिक है, राइट, हार्मोनिक है। अब इसकी बाउंड्री क्या होगी, ये ओके, ये इस बाउंड्री के ऊपर ये जो एफ ऑफ एस लिखा हुआ है, यानी u की वैल्यू जो भी है वो कोई एफ ऑफ एस के इक्वल हो जाती है। एस कोई पैरामीटर होगा या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा आपके फंक्शन का। तो वेयर एफ ऑफ एस इज प्रिस्क्राइब्ड कंटिन्यूअस, जैसे आप ये कहते थे कि u की वैल्यू व्हेन यूं कह लें कि x y इज 1 इज -1, ये आपने पहले लैप्लासिक ट्रांसफॉर्म या फूरियर ट्रांसफॉर्म से ऐसे क्वेश्चंस करें। जब ये हमने सॉल्व किए थे तो देखें y इक्वल टू 1 एक बाउंड्री है, ओके, तो बाउंड्री के ऊपर आपका जो u है वो एफ ऑफ एस के इक्विवेलेंट है, ऐसा फंक्शन आपने निकालना है। d इज द इंटीरियर ऑफ अ सिंपल क्लोज्ड पीसवाइज स्मूथ कर्व b, आपकी कर्व b है और यानी बाउंड्री मींस, और इसका जो इंटीरियर है वो d है और टोटल डोमेन भी आपकी d है। मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ आप ये समझ लें आपकी जो डोमेन है वो d नहीं है, d बार है। बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप याद करने के लिए ऐसे लिख दें, d बार है। इसके दो मतलब यूनियन है, पार्ट्स हैं, एक है बाउंड्री b और यूनियन इसका इंटीरियर, इंटीरियर को d कह लें। बुक में एक मिस्टेक है कि इसने इंटीरियर को भी d कहा हुआ है और इसने टोटल डोमेन को भी d कहा हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा होता कि डोमेन किसको कह रहा है वो। तो आप ऐसा कर लें कि d बार क्लोजर सेट है, बाउंड्री b है इसकी और इसका जो इंटीरियर है वो d है, दोनों का यूनियन ले लें तो टोटल डोमेन बन जाती है। ओके, सो वी मे फिजिकली, ये मैं एग्जांपल आपको करवाऊंगा कि ये कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। वी मे फिजिकली इंटरप्रेट द सॉल्यूशन ऑफ u द डिरिचले प्रॉब्लम एज अ स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, ये थोड़ा फिजिकल बिहेवियर है तो मैं इसको अभी स्किप करवा रहा हूँ, लेकिन आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको बेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, चलें आगे है तो वी में फिजिकली, अब देखिए फिजिकली डिरिचले प्रॉब्लम क्या देता है आपको, अभी तक आपने इसको मैथमेटिकली पढ़ा है कि बाउंड्री पे एक हार्मोनिक फंक्शन निकालें सच दैट आपका जो u है वो टोटली एफ ऑफ एस बन जाए ऑन द बाउंड्री। वी में फिजिकली इंटरप्रेट द सोल्यूशन u ऑफ द डिरिचले प्रॉब्लम, डिरिचले प्रॉब्लम से जो आपका अननोन फंक्शन u आएगा जो कि हार्मोनिक होगा, उसको आप फिजिकली क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसे आप कर सकते हैं एज द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बॉडी कंटेनिंग नो सोर्सेज और नो सिंक्स ऑफ हीट विथ टेम्परेचर प्रिस्क्राइब्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री। इससे आप ये कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ।
टेम्परेचर निकालना है तो हीट इक्वेशन की बात हो रही है। आप पता है हीट इक्वेशन क्या होती है, मैं आपके सामने लिखता हूँ। हीट इक्वेशन होती है पार्शल U बाय पार्शल T, ओके, इज इक्वल टू, मैं 2 डायमेंशनल में लिख रहा हूँ, ओके, इज इक्वल टू पार्शल स्क्वायर U बाय पार्शल x स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर U बाय पार्शल y स्क्वायर। आप अपने नोट्स को ज़रा रिवाइज करें, ये आपके पास इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कांस्टेंट को मैं 1 ले रहा हूँ, किस चीज़ की जी, यहाँ k चले लिखना है तो लिख लें, कोई इशू नहीं है, ये 1 भी लिया जा सकता है हीट इक्वेशन की। अब अगर ये हीट इक्वेशन स्टीडी है तो स्टीडी फ्लो में या स्टीडी कंडीशन में पार्शियल U बाय पार्शियल T 0 हो जाता है। सो दैट इज वाई बुक में ये लिखा हुआ है, अगर ये 0 हो जाए तो आप देखें ये हार्मोनिक फंक्शन है या ये एलिप्टिक पीडी बन गई है। अब अगर ये स्टीडी बन जाए तो फिर इसी चीज़ को बताया जा रहा है कि डिरिचले प्रॉब्लम का मतलब क्या है। डिरिचले प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आप टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करें किसी बॉडी में जो कि स्टीडी स्टेट होगा, बिकॉज स्टीडी स्टेट होगा तभी लेफ्ट हैंड साइड 0 होगी और ये डिरिचले प्रॉब्लम बन जाएगी, हार्मोनिक फंक्शन भी बन जाएगा। सो डिरिचले प्रॉब्लम डिस्कस करें, ऐसे फिजिकली क्या देता है, एक बॉडी में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देगा जो स्टीडी स्टेट सिचुएशन में होगी और जिसमें ना सोर्स होगा ना सिंक होगा। यानी ना सोर्स ना सिंक का मतलब क्या है, अगर आप मज़ीद इसे लिखें तो ये कुछ इस तरह का बिहेवियर है, डेल डॉट डेल यू, ओके। अब बेसिकली ये डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल है, व्हेन डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज 0। आप अगर इसे देखना चाहें तो इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस 0 हो रही है, ओके। किस चीज़ की, नॉर्मल वेक्टर की, बिकॉज ग्रेडियंट आपको नॉर्मल वेक्टर देता है। ग्रेडियंट एक स्केलर फंक्शन का क्या देता है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो फिजिकल अगर आप फिनोमिना इसका देखें आपको ये पता लगेगा कि जब डाइवर्जेंस 0 हो, आपको अगर याद हो बेसिक क्लासेस में फर्स्ट ईयर में भी है ये बात, 9th में भी आपको मिल जाएगी कि जब आपकी डाइवर्जेंस 0 हो तो ना सोर्स आ रहा होता है ना सिंक आ रहा होता है, नो सोर्स नो सिंक वाली सिचुएशन होती है। अगर किसी वेक्टर एरिया की, तो वेक्टर एरिया यहाँ पे नॉर्मल ग्रेडियंट है, तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि नो सोर्स नो सिंक वाली कंडीशन होती है डिरिचले प्रॉब्लम में। कब, जब आपके पास टेम्परेचर डिस्क्राइब्ड हो ऑन द बाउंड्री एट ऑल पॉइंट्स, यानी बाउंड्री कंडीशन गिवन हो। सेकंड बाउंड्री कंडीशन का नाम है न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन, पहले का नाम है डिरिचले बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन ये सिमिलर ये कहती है एक हार्मोनिक फंक्शन निकालें सच दैट, हार्मोनिक फंक्शन निकालें एक डोमेन में सच दैट उस हार्मोनिक फंक्शन की वैल्यू ना गिवन हो बाउंड्री पे, हार्मोनिक फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन हो बाउंड्री पे। और ये डेरिवेटिव कौन सा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, जिसे हम नॉर्मल डेरिवेटिव की कहने की बात कर रहे हैं। तो सिंबल पार्शियल u बाय पार्शियल n denotes the directional derivative of u along the outward drawn normal to the boundary। जो भी बाउंड्री होगी उसका आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होगा, उस डायरेक्शन में चेंज आप निकालें। और ये इसके साथ कंडीशन है एफ डी एस, ये जो एफ आप निकालना चाह रहे हैं इसका अगर आप लाइन इंटेग्रल लें ओवर द बाउंड्री, ये बी के अलॉन्ग लाइन इंटेग्रल कहलाएगा, नॉर्मल इंटेग्रल नहीं कराएगा, कंटूर इंटीग्रेशन है ये, लाइन इंटीग्रेशन है। तो लाइन इंटेग्रल अलॉन्ग द बाउंड्री एफ का 0 होगा। कैसे 0 होगा, आई विल वांट कि आप इस चीज़ को स्टडी करें कि एफ का इंटेग्रल ओवर द बाउंड्री 0 क्यों होगा, वाई। ऐसा एफ है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा एफ है जो बाउंड्री पे पार्शियल u बाय पार्शियल n के बराबर है। अब आपने बताना है कि इसका इंटेग्रल 0 क्यों होगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हिंट क्या है, द लास्ट इक्वेशन, ये पढ़ें जरा, the last equation 9.1.8 is known as the compatibility condition, since it is a consequence of 9.1.7 and the Laplace equation। यानी Laplace equation और इस चीज को यूज करें आप, ये जो कंडीशन लिखी हुई है इन दोनों से 9.1.8 डिराइव हो जाती है। कैसे, ये अब आपने मुझे बताना है, वैसे ये आगे आ जाएगा, लेकिन आप में से किसी को इसका जवाब मिल जाए तो मैं 3 बोनस पॉइंट उसके लिए कंसिडर करूंगा कि लैप्लास इक्वेशन है पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर न्यूमैन कंडीशन में,
प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और न्यूमैन कंडीशन गिवन है कि बाउंड्री पे अननोन हार्मोनिक फंक्शन का नॉर्मल डेरिवेटिव गिवन है। आपने बताना है कि f का लाइन इंटेग्रल अलोंग द बाउंड्री b 0 क्यों होगा। ये अगर आप बता सकें तो मैं आपको बोनस पॉइंट दूंगा। बाय कॉची फंडामेंटल थ्योरम, नहीं कॉची फंडामेंटल थ्योरम बताएं क्या होता है, मतलब ये तो एक अंदाज़ा हो गया ना, आप कहना क्या चाह रहे हैं वो स्टेटमेंट लिखें, मैं कंसिडर कर लेता हूँ। जैसे मैंने फिजिकली आपको बताया फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या देता है, इसी तरह सेकंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या देता है। हियर द सॉल्यूशन यू मे बी इंटरप्रेटेड फिजिकली एज, अगेन स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बॉडी containing no chaos, no sink when the heat flux across the boundary is prescribed। यानी ये जो आपको डेरिवेटिव along the boundary दे रहा है, बेसिकली डेरिवेटिव फ्लक्स को मेंशन कर रहा होता है along the boundary। आपको मे भी याद होगा कि फ्लक्स की डेफिनेशन में भी कोई वेक्टर एरिया या नॉर्मल आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल एरिया की बात होती है। फिजिक्स की बुक खोलें, आपको वहाँ समझ आएगी। तो फिजिकल फीचर से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो द कंपैटिबिलिटी कंडीशन इन दिस केस मे बी इंटरप्रेटेड फिजिकली एज द हीट रिक्वायरमेंट दैट द नेट हीट फ्लक्स अक्रॉस द बाउंड्री विल बी 0। ये जो आपकी बाउंड्री होगी डोमेन की, उसके अलॉन्ग ये जो हीट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, या हीट फ्लक्स सॉरी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल अलॉन्ग द बाउंड्री आप सम अप करें वो 0 होगा। आप मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप क्या करते थे, अगर आपको याद हो, फ्लक्स वाज गिवन बाय सम वर्क डेफिनेशन या डॉट प्रोडक्ट से कैलकुलेट होता था। फिजिक्स की बुक खोल के देखिएगा एफएससी की, आई थिंक फाई वाज ए डॉट बी, और ये मैक्सिमम कब होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, वेक्टर एरिया एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में लाएं तो आपको पता लगेगा कि ये वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0। तो ये वहाँ से भी इस चीज़ की क्योंकि बाउंड्री आपकी क्लोज है, इस चीज़ की जस्टिफिकेशन आती है। लेकिन मैथमेटिकली भी आप कर सकते हैं यूजिंग लैप्लास इक्वेशन एंड पार्शियल यू बाय पार्शियल एन इज एफ ऑफ एस। तो कैसे होगा ये अब आप मुझे बताएंगे। थर्ड बाउंड्री कंडीशन है, थर्ड बाउंड्री कंडीशन ये कहती है फॉर अ फंक्शन विच इज हार्मोनिक, सेम है सारे मैंने हार्मोनिक के लिए करवाने हैं, एक या दो पाइथन के लिए आएंगे बस। फाइंड अ फंक्शन विच इज हार्मोनिक इन अ डोमेन डी विच सेटिस्फाइज द कंडीशन दिस। अब देखिए पहले क्या था, जस्ट यू एफ ऑफ एस गिवन था, दूसरी कंडीशन में क्या था, डेरिवेटिव गिवन था, तीसरी कंडीशन में इनका सम हो गया या लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, पार्शियल यू बाय पार्शियल एन के साथ कोफिशिएंट को डिवाइड करके एच ऑफ एस में मर्ज कर दिया गया। तो बेसिकली ये लीनियर कॉम्बिनेशन है डेरिवेटिव का और फंक्शन का, यानी डेरिवेटिव और फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर बाउंड्री पे गिवन है, नोन वैल्यू है एफ ऑफ एस, तो बेसिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं हार्मोनिक फंक्शन यू, और इस तरह के फिजिकल फिनोमिना को कहते हैं दैट इज थर्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये भी याद रखिएगा। फोर्थ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फोर्थ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं गिवन होता, जस्ट ये गिवन होता है, बाउंड्री को डिवाइड कर दिया जाता है B1 और B2 में। ओके, जब B1 B2 में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट पे फंक्शन गिवन होता है और दूसरे पार्ट पे डेरिवेटिव गिवन होता है। तो मैंने थोड़ा इसे रॉबिन कंडीशन भी कहते हैं, ये रॉबिन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। याद रखिएगा कि एक बाउंड्री पे आपका फंक्शन गिवन है विच इज f1 ऑफ s, और दूसरे पोर्शन में आपका डेरिवेटिव गिवन है नॉर्मल विच इज f2 ऑफ s। इस तरह के प्रॉब्लम को रॉबिन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। रॉबिन और न्यूमैन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पे 4 से 5 अनसॉल्व प्रॉब्लम मेरे पास हैं अगर एमफिल लेवल के। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, इस तरह की बाउंड्री कंडीशन आपको पीडी में दे दी जाएगी, आपको पीडी को सॉल्व करना है यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म या यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप करना चाहें, या जो भी ट्रांसफॉर्म जो आपको अच्छी लगे आप उसको यूज़ करके, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है रॉबिन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जिसका एनालिटिक सोल्यूशन फाइंड आउट करना इज़ नॉट रिलेटिवली ईजी। अटेम्प्ट इसे लोग बहुत कम करते हैं फिजिकल फीचर में। मेरे पास ऐसी अनसॉल्व प्रॉब्लम है जिसमें आप रॉबिन प्रॉब्लम मींस फंक्शन का एक बाउंड्री पे वैल्यू गिवन है और दूसरी बाउंड्री पे नॉर्मल डेरिवेटिव गिवन है, आप ये यूज़ करके निकाल सकते हैं। ऐसे एमफिल लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो यू कैन आस्क मी, मैं आपको वो दे दूंगा। ओके, तो
अभी तक आप देखें प्रॉब्लम 1 through 4 आर कॉल्ड इंटीरियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, यानी जितनी भी बाउंड्री थी या जितनी भी डोमेन थी ये एक्सटीरियर बाउंड्री में नहीं थी, इंटीरियर बाउंड्री में थी। तो मैं एक्सटीरियर बाउंड्री आपको नहीं करवा रहा, जस्ट इंटरनल, जैसे सर्कल है, मतलब इसका इंटीरियर आपकी डोमेन है और इसकी आगे बाउंड्री है। तो बाउंड्री में एक्सटीरियर पार्ट भी डोमेन का हो सकता है, मैं वो उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। तो ये 4 बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं एंड आई होप कि आप इसे स्टडी करेंगे। तो सेकंड चीज़ है जी कि रॉबिन प्रॉब्लम का रियल लाइफ में क्या यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। रॉबिन प्रॉब्लम देखें, आपने एक हार्मोनिक फंक्शन निकालना है। अब आप इमेजिन करें, अपने, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, मैं लिख भी रहा हूँ, आपने स्क्रीन पे देखना है। आप इमेजिन करें कि आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि एक रॉड है, मैं 1 डायमेंशन में बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त 2 डायमेंशन में बात नहीं कर रहा। तो आपने, ये चलें 2 डायमेंशन में भी कर लें, आपके पास एक बॉडी है, 2 डायमेंशन की है, एक प्लेट कह लें आपके पास है, और आपने उसे हीट किया है। हीट करने के बाद आप कहते हैं कि हीट इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो स्टीडी होगी। मैं जो फिजिक्स बता रहा हूँ मैं साथ आपको मैथमेटिक्स भी बताऊंगा उसकी। अगर एक प्लेन है, प्लेट है जो हीट अप हो रही है टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन से, और मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन स्टीडी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिजिकल इक्वेशन ये है, लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन ये है, लेकिन फिजिकली पार्शियल यू बाय पार्शियल टी 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी आपको जो नज़र आ रही है। अब मैं आगे एक और जुमला कह रहा हूँ कि आपने ये निकालना है कि टेम्परेचर क्या होगा, यानी टेम्परेचर का एक्सप्रेशन क्या होगा। मीन्स ये ऐसी प्रॉब्लम में टेम्परेचर फाइंड आउट करें कि एक प्लेट को हीट किया जा रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर की स्टीडी है, प्लस 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो डोमेन है प्लेट की, यानी कि प्लेट जहाँ एग्जिस्ट कर रही है जिस स्पेस के अंदर, उसमें एक्स वाई आपको गिवन होगा। एक्स वाई जो आपकी डोमेन का पार्ट है वो बेसिकली कुछ डोमेन है, मुझे नहीं पता, मे बी कैन बी सर्कुलर, एक सर्कुलर डोमेन भी हो सकती है। फर्ज कर लें आपकी डोमेन जो डी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी बार, चले मैंने नाम दिया है डी बार, ओके, इज इक्वल टू कोई डोमेन है आपकी स्पेस के अंदर, मैं लिख देता हूँ जी सर्कल है, यानी सर्कल को सेटिस्फाई करते हैं सारे पॉइंट्स जो डोमेन में इंक्लूड है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपकी डोमेन है। डी बार मैं इक्वल नहीं करता, इसे ऐसे लिख देता हूँ, ये आपकी डोमेन है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स प्लेन के अंदर जो सर्कल को सेटिस्फाई करे, या इक्वल या लेस, दोनों आपने लिखने। अगर इक्वल कर देंगे तो जस्ट बाउंड्री इंक्लूड होगी, अगर लेस एन इक्वल टू करेंगे तो इसे डिस्क कहते हैं। तो ये क्लोज डिस्क है आपके पास जो आपकी डोमेन का पार्ट है। अब सवाल ये आता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है फिजिकली कि एक प्लेट जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन है हीट की और स्टेडी डिस्ट्रीब्यूशन है और डोमेन आपकी सर्कुलर है, तो आप बताएं टेम्परेचर क्या होगा। उस टेम्परेचर की 2 खसूसियात बता दी गई हैं, ओके। यानी एक समझ लें एक बॉडी है जो बहुत हीटअप हुई हुई है, इसे इंटेलिजेंस में ऐसे यूज़ किया जाता है कि एक आपके पास क्या कहते हैं पर्सन है जिसे शूट किया गया और बहुत हीटअप हो गया है, या वो रनिंग कर रहा है बहुत हीटअप हो गया है टेम्परेचर, या वो किसी ऐसे कमरे में है जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एग्जिस्टेंस है, या वो हीटअप हो गया है या फायर लग गई है वहाँ पे, तो आपने, और वो रनिंग भी कर रहा है, वो भाग रहा है, आप पीछे उसे उसको जो है वो कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको 2 कंडीशन दे दी जाती हैं कि हाफ सर्कल पे आपकी प्रॉपर्टी ये है कि उसकी जो वेलोसिटी है या उसकी क्या कहते हैं टेम्परेचर है, सॉरी, वो गिवन है कोई f1 ऑफ s, यूँ कह लें कि समथिंग लाइक एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, यूँ कह लें, और या एस स्क्वायर, आपकी चॉइस है। और दूसरा पार्ट आपको दे दिया जाता है कि बाकी हाफ बाउंड्री है, यानी कि सेमी सर्कल पे, दूसरे सेमी सर्कल पे आपको गिवन है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव टेम्परेचर का क्या होगा, अब आप फिजिकली चेक करेंगे कि टेम्परेचर के डेरिवेटिव को फिजिकली क्या कहते हैं। तो फिजिक्स वाले इस तरफ काम करते हैं डेली लाइफ में, और इसको फिजिकली किसी चीज़ से मैच करके
इसी तरह के प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश कर देते हैं। तो बेसिकली ये टेम्परेचर फिनोमेना को टैकल करने के लिए हाफ डोमेन में एक प्रॉपर्टी हो टेम्परेचर की, दूसरी डोमेन में कोई और प्रॉपर्टी हो टेम्परेचर की, उसको टैकल करने के लिए यूज़ किया जाता है। मज़ीद अगर आप डेली लाइफ के लिए बात करते हैं तो ऐसा समझ लें कि ऐसा पर्सन जिसमें दो खसूसियात पाई जाती हों, आपने उसको कैचअप करना है और जिसे कहते हैं ट्रेस करना है, तो वो आप रॉबिन कंडीशन से ही ट्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। जैसे कह लें आप आसान लफ्ज़ों में हमारी कि एक इंसान जिसमें दो डिफरेंट किस्म की खसूसियात पाई जाती हैं और खसूसियात भी सेम टॉपिक से रेलेवेंट है, यानी आप अगर उसकी सच्चाई को देखना चाह रहे हैं तो वो सच बोल भी रहा है और सच नहीं भी बोल रहा है, या कुछ सिचुएशन में कुछ और उसका जुमला है, कुछ सिचुएशन में कुछ और है। बेसिकली ये इस तरफ कन्वर्ज करती है स्टडी। तो अगर आप इतनी डीप स्टडी करें आपको और ज़्यादा समझ आएगी। एनीवेज, आगे है मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल्स। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल्स में कि आप स्टेटमेंट समझ लें पहले क्या है। मैं एक आपको प्रूफ इसका करवाऊंगा, दूसरा प्रूफ आप जो है वो खुद करेंगे। नमाज का टाइम होने वाला है, हाँ जी सही कह रहे हैं आप। चले मैं ये टॉपिक फिर दोबारा स्टार्ट करता हूँ, आप नमाज़ पढ़ लें। 6:20 तक टाइम है, तो फिर उसके बाद हम करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर अगेन। बात चल रही थी मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, और ये थ्योरम बाय नेम आपके आउटलाइन में शामिल है, बाय नेम। तो आप इसकी वर्ड्स का अंदाज़ा लगा लें कि ना सिर्फ ये बाउंड्री वाली प्रॉब्लम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि अगले कुछ क्लासेस में जो आप पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप पीएचडी का कोर्स वर्क पढ़ते हैं या अप्लाइड में रिसर्च करते हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू प्रिंसिपल यूज़ होता है। स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट समझ लें। सपोज दैट यू हैव अ हार्मोनिक फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन है हार्मोनिक है, ओके, इन अ बाउंडेड डोमेन। डोमेन आपकी बाउंडेड है, मीन्स कोई रेक्टेंगल होगी, कोई सर्कल होगा, बाउंड्री उसको बाउंड कर रही होगी। अच्छा, मैं अगेन कह रहा हूँ कि इस डी को आप देखें, इन्होंने डी को बोल्ड किया हुआ है, अब देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो आप इस डी को बार से रिप्रेजेंट करें। डी बार इज, क्योंकि बोल्ड आप लिख नहीं सकते, डी बार इज क्लोजर ऑफ डी विच इंक्लूड डी एंड इट्स बाउंड्री। ओके, सो आपका फंक्शन हार्मोनिक है इन अ बाउंडेड डोमेन डी एंड कंटिन्यूअस इन द डी। ओके, आपकी डोमेन में हार्मोनिक है यानी ओपन में। अच्छा, एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख रहे हैं जब वो हार्मोनिक बात कर रहा है बाउंडेड डोमेन डी में बात कर रहा है, और जब कंटिन्यूअस कह रहा है तो क्लोजर में कह रहा है। कोई मुझे रीज़न बता सकता है? आप स्टेटमेंट को चेक करें कि इसमें भी हमें काफ़ी चीज़ें अभी अनक्लियर है। जब उसने हार्मोनिक फंक्शन यू की बात की है तो जस्ट इंटीरियर में बात की है, बाउंडेड है इंटीरियर, और कंटिन्यूटी की बात की है तो वो क्लोजर में बात की है। तो आप मुझे रीज़न बताएं ऐसा क्यों है, एनी स्टूडेंट? जी, किसी को आंसर नहीं मिला? मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको आंसर पता है तो मैं आपको बताता हूँ। जब हार्मोनिक की बात हो रही है तो हार्मोनिक फंक्शन क्या है? ये दिस इज हार्मोनिक। ओके, हार्मोनिक के लिए वो कह रहा है कि दिस इज हार्मोनिक इन डी, क्लोजर नहीं कर रहा। और जब कंटिन्यूस की बात कर रहा है कि यू कंटिन्यूस है, वो कहता है इन डी बार विच इज डी यूनियन बी। द रीजन इज दैट कि ये डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव बाउंड्री वैल्यूज पे फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना 100% गारंटीड नहीं होता। बाउंड्री पे या कॉर्नर पॉइंट्स जिसे हम कहते हैं डोमेन के, कॉर्नर पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी फेल होने के चांस होते हैं, हो जाती है बल्कि।
इसलिए बाउंड्री पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं की जाती, पहली बात तो ये। आप दूसरी बात ये कि अपना बीएससी की बुक खोल के देखें, एमएनएम तालपुर की, उसमें रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, जो भी जितने भी थ्योरम है आपने उसमें पढ़ा होगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, फंक्शन इज क्लोज्ड ऑन द क्लोज इंटरवल, फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, वहाँ भी ये बात मेंशन की जाती है। हार्मोनिक में डेरिवेटिव्स हैं और डेरिवेटिव्स बाउंड्री पे लेना इम्पॉसिबल होता है, दैट इज वाई इस चांस से बचने के लिए कि डिफरेंशिएबिलिटी फेल हो जाएगी, हमने डोमेन को ओपन रखा हुआ, तो ये इसकी स्पेसिफिक रीजन है। ओके, तो आपके पास हाइपोथेसिस आ गया, एक फंक्शन है जो कि हार्मोनिक है इन द ओपन इन डोमेन डी और कंटिन्यूस है इन द क्लोज्ड डी बार, then u attains its maximum on the boundary b of the domain। देखिए ये वाइस्ट्रास थ्योरम अगर कुछ स्टूडेंट्स एमएससी प्योर से करके आए हैं, आपने पढ़ा होगा, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है एक क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो वो अपना मैक्सिमम भी अटेन करता है और मिनिमम भी अटेन करता है, पहली बात ये। दूसरी बात आपने कैलकुलस से सीखी होगी, अगर एक फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ अगर कोई अकर करती है तो कहाँ अकर कर सकती हैं, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज किन पॉइंट्स पे अकर कर सकती हैं, दैट वुड बी वेरी प्रिसाइज इन द डोमेन, वो पॉइंट्स जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, यानी कि वो पॉइंट्स जहां डेरिवेटिव जीरो है या वो पॉइंट्स जहां डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ऐसे पॉइंट्स पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। यही काम मैक्सिमम या मिनिमम का हार्मोनिक फंक्शन के लिए स्टडी किया जा रहा है कि हार्मोनिक फंक्शन के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उसकी डोमेन में कहाँ एग्जिस्ट करेगी। तो हमने कहा हर हार्मोनिक फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दोनों बातें हैं बाउंड्री पे एग्जिस्ट करती हैं उसकी डोमेन में, ये बात हमने प्रूव करनी है। अब अगेन फिजिकल, पहले इसे रिजेंबल कर लेते हैं। फिजिकली वे इंटरप्रेट दिस एज meaning that temperature of a body which was neither a source nor a sink, एक बॉडी जो कि ना सोर्स थी यानी कि ना वो किसी को टेम्परेचर दे रही थी, ना सिंक थी यानी कि ना उसमें टेम्परेचर एब्जॉर्ब होके ख़त्म हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं था फिजिकली। तो उसके अंदर जो हीट की का फिनोमिना है, acquires its largest value and smallest values, यानी उस हीट की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, टेम्परेचर की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। यानी सरफेस कहाँ पे, लाइक आप यूँ समझ लें, आपकी बॉडी है, जो 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 हाथ है वो सरफेस कहलाएगा, इंटीरियर ऑफ द बॉडी नहीं। मैक्सिमम आप भी जानते हैं जब किसी को टेम्परेचर हो, आप देखें तो उसका जो 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 बाउंड्री है उसकी बॉडी की, जैसे हाथ हो गए, फेस हो गया, ये काफ़ी हीटअप लग रहा होता है। इंटीरियर द बॉडी ज़्यादा हीटअप नहीं हो रहा होता, लेकिन एक्सटीरियर जो बाउंड्री होती है हमारी बॉडी की, ये काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो रही होती है। तो ये अगेन एक फिजिकल बहुत ज़्यादा अच्छी मिसाल है कि आपका कोई हार्मोनिक फंक्शन, बिकॉज टेम्परेचर स्टेडी स्टेट कंडीशन में हार्मोनिक है, हीट इक्वेशन में टेम्परेचर हार्मोनिक है अगर आप स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब किसी को टेम्परेचर हो तो वो स्टीडीली ही इंक्रीज करता है, एकदम एब्रप्टली ऐसा नहीं होता कि बॉडी का कोई पार्ट हीटअप हो गया, बाकी सारी चीज़ जो है वो हीटअप नहीं हो रहा। तो पूरी बॉडी ऑलमोस्ट 100% स्टेडीली हीटअप करती है इस सिनारियो में। तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर या मिनिमम, अगर किसी की बॉडी ठंडी हो रही है तो मिनिमम टेम्परेचर आपको बॉडी के सरफेस पे ही नजर आएगा। ये बेसिकली आपका जो है वो फिजिकल प्रॉब्लम है। ओके, सो प्रूफ क्या है इसका? सो लेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u बी m। हमने सपोज कर लिया u जो हार्मोनिक फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू m है, बाउंड्री पे b पे मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, let us now suppose that the maximum value of u in d is not attained at any point of b। और ये भी हमने सपोज कर लिया कि आपका जो हार्मोनिक फंक्शन है u, उसकी मैक्सिमम वैल्यू d बार में एग्जिस्ट तो करती है लेकिन b में एग्जिस्ट नहीं करती। मैक्सिमम वैल्यू है m, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है बाउंड्री पे वो एग्जिस्ट नहीं करती।
तो फिर कहाँ एग्जिस्ट करेगी, और ऑब्वियस बात है इंटीरियर में एग्जिस्ट करेगी, यानी हम कॉन्ट्राडिक्टरी रिमार्क से लेके जा रहे हैं। देन इट मस्ट बी अटेन्ड एट सम पॉइंट पी नॉट इन ओपन इंटीरियर, ये देख लें आपको नजर आ रहा होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू एम है और हमने सपोज कर लिया बाउंड्री पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर कहाँ एग्जिस्ट करेगी, वो इंटीरियर में एग्जिस्ट करेगी। अगर किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है तो वो किसी डोमेन पॉइंट पे होती है, उसको नाम हमने दे दिया पी नॉट विच इज एक्स नॉट वाई नॉट। अब एक और हमने सपोज कर लिया एक्स नॉट वाई नॉट को पुट कर दें आप फंक्शन में, तो जवाब आया एम नॉट डिनोट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू इन डी। देखिए ये दो डिफरेंट बातें यहाँ पे चल रही हैं, इसको ज़रा क्लियरली इसे ना क्लियर करें कि आपके पास u की मैक्सिमम वैल्यू है u की बाउंड्री पे कैपिटल M, ओके। दूसरी चीज़ हमने कहा लेट अस नाउ सपोज दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u इन d बार इज नॉट अटेन्ड एट एनी पॉइंट ऑफ b, तो किसी इंटीरियर पॉइंट पे अटेंड कर रही है। हमें नहीं, देखिए हमें नहीं पता अभी फिलहाल कि मैक्सिमम वैल्यू u की बाउंड्री पे होगी या इंटीरियर पे होगी, पहले हमने नाम दिया है कैपिटल M को, बाउंड्री पे u की मैक्सिमम वैल्यू का नाम कैपिटल M है, ओके हो गया, ओके। इंटीरियर में मैक्सिमम वैल्यू का नाम m नॉट है, ओके हो गया। मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पे अगेन बता रहा हूं कैपिटल M है, और मैक्सिमम वैल्यू इंटीरियर में m नॉट है, ये ले। इफ m नॉट डिनोट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u इन d, देन m नॉट मस्ट ऑल्सो बी द मैक्सिमम ऑफ u इन d बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लास्ट वाली। क्या कहना चाह रहा है, आपने कहा जी कैपिटल M एक आपका हार्मोनिक फंक्शन है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री के ऊपर है, फिर आपने ये कहा m नॉट आपकी मैक्सिमम वैल्यू हार्मोनिक फंक्शन की इंटीरियर के अंदर है, तो फिर m नॉट मस्ट ऑल्सो बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u इन d बार। अच्छा कैसे है ये, कंसिडर, ये मुझे को बता सकता है ये लाइन कैसे ऑब्वियस है, यानी m नॉट जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू है u की इंटीरियर में, तो ये d बार में भी हो। देखिए ना, एक चीज इंटीरियर में है तो क्लोजर में तो होगी ना, एक चीज जो इंटीरियर में आ रही है और एक सेट है जो दोनों का यूनियन है, तो ऑब्वियस बात है कि वो जब यूनियन में आ रही है तो फिर ओरिजिनल में एक चीज, एक सेट है, एक नंबर है जो a में बिलोंग करता है, b में बिलोंग करता है, तो यूनियन में भी होगा। यही बात मैं आपको ऑब्वियस कह रहा हूँ, इसलिए ऑब्वियस है कि अगर आपका m नॉट मैक्सिमम है इंटीरियर में, तो क्लोजर में भी मैक्सिमम होगा ना m नॉट। हमने कहा है कि कैपिटल M मैक्सिमम है बाउंड्री पे, ये हमने अभी तक कहा है, आगे चलते हैं। तो कंसीडर द, एक कंसीडर किया फंक्शन, ये देखें खुद से कंसीडर किया हुआ है, और इसको ऐसे कंसीडर करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हो सकती है, लेकिन मैं शॉर्टली आपको बताऊंगा। एक फंक्शन मैंने कंसीडर किया v, थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए ऐसी कंसीडरेशन काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद की जाती है, यानी कि 3-4 दफ़ा रॉन्ग कोई मैथमेटिशियन प्रूव करता है, उसके बाद उसे पता लगता है कि ऐसे सपोज कर लें। लेकिन मैं आपको एक और रीज़न भी बताता हूँ। आपने फंक्शन सपोज किया है v जो कि बराबर है u के प्लस सम कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, m नॉट माइनस m डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर इंटू x माइनस x नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट स्क्वायर। अब देखिए वेयर द पॉइंट p x y इज इन d एंड वेयर r इज द रेडियस ऑफ द ऑफ अ सर्कल कंटेनिंग d। देखिए आपके पास जो x नॉट y नॉट का डिस्टेंस है किस पॉइंट से, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट x y से, यहाँ लिखा हुआ वेयर p इज इन d, ये इंटीरियर के अंदर है पॉइंट, मतलब ये बाउंड्री में नहीं है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने बताना है कि बाउंड्री पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, पहले मैं इंटीरियर को कॉन्ट्राडिक्शन से रॉन्ग करना चाह रहा हूँ, ओके। तो आपके पास पॉइंट p जो है वो इंटीरियर में है, और आप जानते हैं कि इंटीरियर में आपका मैक्सिमम m नॉट है, ओके। तो m नॉट का के कोऑर्डिनेट्स हैं x नॉट y नॉट पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, तो x नॉट y नॉट का इंटीरियर के अंदर ही x y से डिस्टेंस लेंगे, ऑब्वियस बात है वो m से तो छोटा ही आएगा, लेकिन मैं इसमें u ऐड कर रहा हूँ, तो ये u से तो बड़ा होगा, लेकिन मैं नए फंक्शन को कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसे सम में लिखा हुआ है।
जनरली ये चीज़ क्या होगी, ये v से बड़ी होगी, बिकॉज m नॉट आपका क्या है, मैक्सिमम है। ओके, नोट दैट v की वैल्यू x नॉट y नॉट पे क्या है, आप जरा पुट करें x नॉट y नॉट, x नॉट पुट करेंगे ये 0 हो गया पूरा फैक्टर, और जवाब क्या आ गया, u ऑफ x नॉट y नॉट, जिसको हमने m नॉट का नाम दिया। एक बात, दूसरी बात ये कि वी हैव v की वैल्यू, ये देखें आ गई दोबारा, लेस देन इक्वल टू दिस, क्यों है ये लेस ऑन द बाउंड। अब v की वैल्यू बाउंड्री पे कैलकुलेट करें जरा, v की वैल्यू इंटीरियर पे नहीं, आपने इंटीरियर पे तो लिख दी है ना, ये जनरली तो लिख दी है ये, फिर इंटीरियर पॉइंट था x नॉट y नॉट, आपने उस पर भी कैलकुलेट करने की कोशिश की तो वो m नॉट आ गया। अब जरा आप v की वैल्यू कैलकुलेट करें बाउंड्री पे, बाउंड्री के पॉइंट को जनरली हमने एक्स वाई कह लें, चले कोई हमें पता नहीं है कौन सा पॉइंट है, एक्स वाई बाउंड्री पे जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है बाउंड्री पे मैक्सिमम क्या है, यू का m है, तो लाजमी बात है यू m से लेस होगा, ये देखें, तो इसलिए मैंने लेस लिखा हुआ यहाँ पे बुक में, ये इक्वल नहीं आएगा, अब लेस आ जाएगा, बिकॉज बाउंड्री पे u की वैल्यू m है या m से लेस है, प्लस m नॉट माइनस m ओवर 2 इंटू एक्स माइनस, अब ये देखें बाउंड्री पे ये किस चीज़ से लेस है, कौन बताएगा, अपने रेडियस से लेस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो रेडियस हमने लिया हुआ है आर लिया हुआ है, तो ये आर स्क्वायर से बेसिकली लेस होगा बाउंड्री पे, इंटीरियर है ना ये, तो बाउंड्री में आर स्क्वायर से लेस हो जाएगा, तो दैट इज वाई लेस देन इक्वल टू जनरली हम लिख सकते हैं एम नॉट माइनस एम ओवर 4 आर स्क्वायर, ये आई थिंक मिस प्रिंट है, ये 2 होगा मे बी 4 नहीं है, ओके तो या 4 या ये आई थिंक 4 है 2 नहीं है, बिकॉज ये बाय मिस्टेक ही लिख गया, यहाँ आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एम नॉट माइनस एम बाय 4 रह गया, और ये एम से लेस होगा बाउंड्री पे, हम कह चुके हैं बाउंड्री पे मैक्सिमम के का नाम कैपिटल एम है। ओके, अब जवाब आ गया, इन दोनों को ऐड करें 1/2 m प्लस एम नॉट, तो क्या चीज़ मिली 1/2 m प्लस एम नॉट से, अब देखिए m मैक्सिमम है बाउंड्री पे, m नॉट मैक्सिमम है इंटीरियर पे, m प्लस एम नॉट को जब आप डिस्कस करेंगे बाउंड्री पे 1/2 यानी m का हाफ हो गया, तो m तो ना रहा, प्लस एम नॉट, और उसमें थोड़ा सा आप m ऐड कर रहे हैं तो ये इंटीरियर में चला गया, तो बेसिकली इंटीरियर में मैक्सिमम क्या है, m नॉट। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपके पास जवाब आया 1/2 यानी कि हाफ ऑफ m प्लस एम नॉट, m नॉट है बाउंड्री पे मैक्सिमम, m सॉरी है बाउंड्री पे मैक्सिमम, m नॉट है इंटीरियर पे मैक्सिमम, आप उन दोनों को ऐड करके हाफ कर रहे हैं, तो बेसिकली दोबारा आप इंटीरियर में ही जा रहे हैं, या अप्रोक्सीमेटली इंटीरियर के बराबर होंगे या इंटीरियर से लेस होंगे, तो आप ये लिख देंगे कि ये m से तो नहीं, m से तो बड़ा हो गया ना ये, क्योंकि m में कुछ ऐड हो रहा है, m से भी लेस हो गया, लेकिन एटलीस्ट आप इसका एग्जैक्ट अगर गौर करें m में कुछ चीज़ ऐड हो रही है और हाफ लिया जा रहा है, तो ये इंटीरियर से लेस होगा। ओके, दस v लाइक u मस्ट अटेन इट्स मैक्सिमम एट अ पॉइंट डी, v आपका हार्मोनिक भी है, ये देखें v आप अगर कैलकुलेट करें इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर करें और y के लिहाज से स्क्वायर करें तो जवाब आएगा u एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई, और इसका जो डेरिवेटिव है वो 1 हो जाएगा, तो जवाब आ गया ओनली दिस। ओके, और ये आप इक्वल टू कर दें एम नॉट माइनस एम ओवर आर स्क्वायर, आप देखें सॉरी हार्मोनिक तो नहीं, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स को हमने कैलकुलेट किया है, मैं गलत बता गया, हार्मोनिक नहीं, हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स पार्शियल स्क्वायर वी बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर वी बाय पार्शियल वाई स्क्वायर को कैलकुलेट किया है, ये 0 हो गया बिकॉज यू हार्मोनिक था। ओके, और उसके बाद इसके सम की वैल्यू आ गई एम नॉट माइनस एम ओवर आर स्क्वायर, तो देख लें 10 v लाइक u मस्ट अटेन इट्स मैक्सिमम एट अ पॉइंट इन d, क्योंकि देखिए हम पहले कह चुके हैं कि u का मैक्सिमम इंटीरियर में एग्जिस्ट करेगा, बाउंड्री पे नहीं, पहले ही हमने कहा है, और उसका नाम भी दे दिया एम नॉट। अब आप देख रहे हैं कि v जो है वो u से मिलके बना है, और आप ये भी देख रहे हैं कि v की वैल्यू बाउंड्री पे m नॉट से भी लेस आ गई है, ये देख ले, तो एक फंक्शन जो m नॉट से लेस आ रहा है, x y को कुछ भी पुट कर दें बाउंड्री में से,
तो ये बात साबित करती है कि इसका मैक्सिमम एम नॉट से ये चीज़ छोटी आ रही है, जिसका मतलब हुआ इसका मैक्सिमम इंटीरियर में ही एग्जिस्ट करेगा, जिसको हमने सिर्फ डी का नाम दिया हुआ है। इट फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वी दैट, आप जब पार्शियल डेरिवेटिव्स लें तो आपके पास जवाब आ गया एम नॉट माइनस एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखिए एम नॉट माइनस एम एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एम नॉट बिकॉज एम नॉट या एक मिनट, ये यस एम नॉट माइनस एम इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। उसकी रीज़न ये है कि एम नॉट जो है वो मैक्सिमम है डी बार में, तो ये बड़ा होगा, और एम जो है मैक्सिमम है जस्ट बाउंड्री पे, तो बाउंड्री पे इतने ज़्यादा डोमेन पॉइंट्स नहीं होते, दैट इज़ वाई ये आपका डिफरेंस पॉजिटिव होगा। आर स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो एज अ होल ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई। लेकिन बट फॉर वी टू हैव अ मैक्सिमम, अगर v की वैल्यू मैक्सिमम हो d में, तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट से पता है कि जिसे हमने, या आप याद करें टू वेरिएबल के फंक्शन में हेसियन मैट्रिक्स से हम मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, और हम कहते हैं कि अगर एक फंक्शन जो कि टू वेरिएबल का है और उसका मैक्सिमम मस्ट एग्जिस्ट करे, तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स को नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि पार्शियल स्क्वायर वी पर पार्शियल एक्स स्क्वायर ये भी नेगेटिव हो, और पार्शियल स्क्वायर वी पे पार्शियल वाई स्क्वायर ये भी नेगेटिव हो, और हेसियन मैट्रिक्स पॉजिटिव रहे, तब इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। इसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं टू वेरिएबल के फंक्शन के लिए। तो ये अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव इसका आंसर आएगा। लास्ट मिनट है, मैं दोबारा कॉल करता हूँ एक मिनट कि तो मैं पहले कंक्लूड कर लूँ। तो आपके पास अगर एक फंक्शन है उसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करे, तो बाय कैलकुलस 3 आप अगर देखना चाहें किसी भी बुक में थॉमस की या स्टीवर्ट की देख सकते हैं, एक फंक्शन का मैक्सिमम तब एग्जिस्ट करता है टू वेरिएबल के फंक्शन का, जब उसके पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर के विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई नेगेटिव हो डोमेन के अंदर। तो हमें इस चीज़ से पता लगा कि अगर हम v का मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं, निकालना हमने u का था, लेकिन हमने एक नया फंक्शन v बनाया, उसके मैक्सिमम की बात की। अगर v का मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं तो हमने देखा कि पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड y दोनों नेगेटिव होंगे। आप देखें 9.2.2 में अगर दो क्वांटिटीज़ नेगेटिव हैं, उनका सम भी नेगेटिव होगा। अगर उनका सम नेगेटिव होगा तो 9.2.2 क्या कह रहा है, इनका सम पॉजिटिव है। तो ये बेसिकली कंट्राडिक्शन हमारे पास आ गई है। मैं इस चीज़ को दोबारा रिवाइज करता हूँ। आपके पास थ्योरम था कि आपने, आवाज़ नहीं आ रही, किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही जी, स्टूडेंट्स में से किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही। रिजवान ज़हूर साहब, आप खुद अपना कोई देखें, स्पीकर का कोई इलाज करवाएं, आप आवाज़ तो आ रही है। ओके, तो मैं इसे कंक्लूड कर रहा हूँ दोबारा, आप गौर से बैठिएगा कि एक फंक्शन है, हार्मोनिक है एक डोमेन में, और कॉन्टीन्यूस है कहाँ पे, क्लोजर में, तो वो अपना मैक्सिमम अटेन करेगा बाउंड्री पे। ये हमने साबित करना था। कैसे साबित करेंगे, हमने सपोज कर लिया मैक्सिमम जो u का है बाउंड्री पे वो m है। फिर हमने ये सपोज किया कि मैक्सिमम जो u का है क्लोजर के अंदर बाउंड्री पे अटेन नहीं होता, तो लाजमी बात है किसी इंटीरियर पॉइंट पे अटेन होगा। तो हमने कह दिया कि m नॉट यानी x नॉट y नॉट पे, जो x नॉट y नॉट इंटीरियर पॉइंट है, m नॉट आपका मैक्सिमम है u का। देखिए u का मैक्सिमम चाहे इंटीरियर पॉइंट पे हो चाहे बाउंड्री पॉइंट पे हो, होता मैक्सिमम है। हमने ये कहा m नॉट u का मैक्सिमम है इंटीरियर पॉइंट पे। जब इंटीरियर पॉइंट पे मैक्सिमम है तो लाजमी बात है ये क्लोजर पे भी मैक्सिमम होगा। आप एक बात कह रहे हैं, ये देखें आपने, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ कि u मैक्सिमम ऑफ u एट x नॉट y नॉट, ओके, आप ये बात कर रहे हैं x नॉट y नॉट इज m नॉट।
आपने इसे नाम दे दिया, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया आपने। अगर मैक्सिमम u की वैल्यू एट x नॉट y नॉट इज m नॉट, और आपको पता है कि ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट ये बिलोंग करता है इंटीरियर में। ओके, अगर आपने निकाल लिया है u का मैक्सिमम, तो ये बेशक इंटीरियर पॉइंट पे है, लेकिन ये पूरे u का मैक्सिमम है, और पूरे u की डोमेन क्या है, d बार। d बार इज द टोटल डोमेन, ये मैं लिख देता हूं, टोटल या कंप्लीट डोमेन। अगर आपने इंटीरियर पॉइंट ऐसा ढूंढ लिया जिसपे u का मैक्सिमम आ रहा है, तो बेसिकली वो d बार में भी मैक्सिमम ही होगा, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देन m नॉट मस्ट ऑल्सो बी मैक्सिमम ऑफ u इन d बार। अब हमने एक फंक्शन कंसिडर किया, ये आपको याद ही करना पड़ेगा फिलहाल। तो वेयर द पॉइंट p इज इन d, हमने ये सपोज किया कि जो पॉइंट x y है ये भी इंटीरियर में है, और इंटीरियर के एक पॉइंट x नॉट y नॉट पे ही फंक्शन का मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। अब देखिए, अगर m नॉट मैक्सिमम है, अगर m नॉट मैक्सिमम है तो लाजमी बात है m नॉट m से भी ग्रेटर होगा। हम कह रहे हैं m नॉट मैक्सिमम है, और m जो मैक्सिमम है ये बाउंड्री पे आता था, लेकिन ये हमने सेट सपोज करके इसे फिलहाल स्टॉप कर दिया है, इससे आगे हम नहीं जा रहे। हम आगे कहाँ जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसका बाउंड्री पे मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता है, इंटीरियर पे करता है, और अगर इंटीरियर पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है तो आपने उसे m नॉट का नाम दिया। m नॉट अगर इंटीरियर पे मैक्सिमम है तो पूरी डोमेन पे भी मैक्सिमम होगा, तो पूरी डोमेन में को हमने d बार का हुआ था, ये d बोल्ड नहीं है, d बार है ये एंड में जो लिखा हुआ है। ओके, अब हमने एक फंक्शन कंसीडर किया v, इसकी हेल्प से हम कंट्राडिक्शन बिल्डअप करना चाह रहे हैं। हमने कहा कि पॉइंट p जो है वो इंटीरियर में से, और ये कुछ इस तरह हमने किया है कि डिनोमिनेटर में 2r स्क्वायर है, x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर, बेसिकली एक डिस्क है, और सेंटर इसका x नॉट वाई नॉट बना लिया। यानी हमने कुछ इस तरह का काम किया है कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमम था उसके अराउंड एक डिस्क बना ली। ये कहाँ बन रही है डिस्क, ये आपके इंटीरियर में बन रही है, ये आपका d है। ओके, और ये पॉइंट क्या है, x नॉट y नॉट है। ओके, और ऐसी डिस्क बनाई है कि ये इंक्लूड करती है x y को। ओके, यानी इसके अंदर कैसे पॉइंट्स हैं, इसके अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं x, y, जिसका डिस्टेंस सेंटर से लें वो किसी r से लेस होगा। ओके, यानी r स्क्वायर से लेस होगा, बेसिकली सर्कुलर डिस्क है। तो यानी x, y पॉइंट भी इंटीरियर में से ही हम ले रहे हैं, क्लोजर में तो शामिल हो गई। अगर कोई चीज़ इंटीरियर में है तो क्लोजर में भी होगी, लेकिन अगर एक चीज़ बाउंड्री में है तो वो इंटीरियर में होना ज़रूरी नहीं है, वो बाउंड्री पे ही होगी। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, नोट करें, क्या v की वैल्यू x नॉट y नॉट पे, जब आप x नॉट y नॉट पुट करते हैं जवाब आता है u इंटू एक्स नॉट वाई नॉट। अब u इंटू एक्स नॉट वाई नॉट को नाम दिया हुआ है m नॉट। दूसरी चीज़ ऑब्जर्व करें, वी हैव दैट, आप बाउंड्री पे v की वैल्यू कैलकुलेट करें। v की वैल्यू बाउंड्री पे कैसे मिलेगी, u की वैल्यू बाउंड्री पे और इस चीज़ की वैल्यू बाउंड्री पे। u की वैल्यू बाउंड्री पे तो हमें पता है कि m से लेस होगी, बिकॉज हमने कहा है कि m बाउंड्री पे मैक्सिमम है। हमने बेसिकली दो डिफरेंट मैक्सिमम ले आए हैं। ओके, बाउंड्री पे ये चीज़ सॉरी m से लेस होगी u, और बाउंड्री पे जब आप जाएंगे तो x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बराबर होगा प्लस y माइनस वाई नॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगा r स्क्वायर के, क्योंकि बाउंड्री है ना आपकी। तो x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर एग्जैक्टली। जब ये r स्क्वायर के बराबर होगा, ये डिनोमिनेटर में बार बार बता रहा हूँ कि 2 है ये। ओके, तो ये बन जाएगा क्या, m नॉट माइनस एम डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, 2 से 4 से फर्क नहीं पड़ता, आप 4 भी लगा दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। m प्लस एम नॉट, m भी पॉजिटिव है m नॉट भी पॉजिटिव है, और आपने कहा है कि m नॉट मैक्सिमम है, आप ये कह चुके हैं, तो फिर हाफ m प्लस एम नॉट से लेस होगा बाउंड्री पे। क्योंकि आप m नॉट को कह चुके हैं, डिक्लेयर कर चुके हैं, ये मैक्सिमम है, m नॉट इज मैक्सिमम इन d एज वेल, इन d बार एज वेल, आप कह चुके हैं, ये ऊपर हमने कहा है, ये देखें ये यहां पे कहा है।
देन एम नॉट मस्ट ऑल्सो बी मैक्सिमम इन डी बार, डी बोल्ड को मैं डी बार कह रहा हूँ। सो दैट इज वाई अगर एम नॉट मैक्सिमम है तो ये एम नॉट से लेस होगा, क्योंकि डी बार में बाउंड्री भी आ गई, दैट इज वाई इससे लेस होगा। दस वी लाइक यू मस्ट अटेन इट्स मैक्सिमम एट अ पॉइंट डी। इसी v चूंकि u से मिलके बना है और इस कंडीशन को यूज करते हुए अगर ये m नॉट से लेस है तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि v का मैक्सिमम भी किसी इंटीरियर पॉइंट पे होगा, क्योंकि m नॉट से लेस है ये तो बाउंड्री पे, तो ये किसी इंटीरियर पॉइंट पे ही मैक्सिमम अपना अटेन करेगा। अब आगे आपको समझ आ गई होगी कि हमने वी एक्स एक्स वी वाई वाई कैलकुलेट किया और ये एम नॉट चूंकि मैक्सिमम है तो एम नॉट माइनस एम पॉजिटिव होगा, क्योंकि एम नॉट से लेस है, बिकॉज एम नॉट मैक्सिमम वैल्यू है। और इसी तरह मैक्सिमम की कंडीशन लगाई तो हमें पता लगा कि कंट्राडिक्शन आ रही है विच कॉन्ट्राडिक्ट्स 9.2.2, हेंस वी हैव प्रूव दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू मस्ट बी एट अटेन्ड एट बी, इंटीरियर में नहीं होगी बाउंड्री पे होगी। हमने कंट्राडिक्शन ली थी कि बाउंड्री पे इंटीरियर में होगी। ओके तो ये था मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल। मिनिमम वैल्यू प्रिंसिपल आप खुद देख लीजिएगा, सिमिलर है, यहाँ पे भी ऐसे ही करके किया हुआ है। ओके तो यूनिकनेस थ्योरम में मैं प्रूफ नहीं करा रहा, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि डिरिचले प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करे तो वो यूनिक होता है। डिरिचले प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करे तो वो यूनिक होता है। प्रूफ आप खुद करेंगे, मैं नहीं करवा रहा, बहुत इजी प्रूफ है, आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। कॉन्टिन्यूटी थ्योरम क्या कहता है, डिरिचले प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिपेंड्स कंटिन्यूसली ऑन द बाउंड्री डाटा, यानी सोल्यूशन जो भी निकलेगा डिरिचले प्रॉब्लम का वो डिपेंड करेगा कंटिन्यूसली ऑन द बाउंड्री डाटा। ये भी यहाँ पे प्रूव किया हुआ है, कंटिन्यूस फंक्शन की बेसिकली डेफिनेशन प्रूव की हुई है। मैं ये नहीं करवाना चाह रहा, ये आप खुद देखेंगे क्योंकि ये इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये असल जो प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है वो ये है, पहला प्रॉब्लम आपको बाउंड्री डोमेन नहीं पता अपनी। अब पहली एग्जांपल में इस बुक में मैंने इसलिए ये रिकमेंड की है, इसमें सारे प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व हुए हैं, आपने नहीं करने इतने ज़्यादा प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम है इंटीरियर प्रॉब्लम, यानी आपकी जो डोमेन है वो क्या है, सर्कल है। तो डोमेन आपने जस्टिफाई कर ली, डी बार इज व्हाट इज डिस्क कह लें, चले डिस्क है विच, और बाउंड्री क्या है, बाउंड्री एंड बाउंड्री इज, बाउंड्री क्या होगी जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, ये आपकी बाउंड्री है, सर्कल की बाउंड्री। इसलिए कह रहे हैं ये और इंटीरियर इसकी बाउंड्री डोमेन है, तो दैट इज वाई ये इंटीरियर प्रॉब्लम है। तो इसलिए कहा गया है डिरिचले प्रॉब्लम फॉर अ सर्कल। आप ये देखें डिरिचले प्रॉब्लम था क्या, फाइंड अ फंक्शन विच इज हार्मोनिक सच दैट, ये देखें द डिरिचले प्रॉब्लम इज डेल स्क्वायर यू इज 0, यानी हार्मोनिक फंक्शन। अब देखें ये जो डिरिचले प्रॉब्लम लिखा हुआ है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखा हुआ है, क्योंकि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को जो कि इलिप्टिक टाइप के हों टैकल करना आसान होता है। तो आपने हार्मोनिक लैप्लास इक्वेशन भी क्या नाम है सर्कल के लिए, लैप्लास इक्वेशन भी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखनी है। डेल स्क्वायर यू इज यू आर प्लस 1 ओवर आर, यू आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर यू थीटा थीटा, यानी कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा यहाँ अप्लाई हुआ है। और 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन ए है आपका रेडियस है, और 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई है। बाउंड्री आपके सर्कल की क्या होती है, आपको पता होगा व्हेन r इज इक्वल टू ए, यानी जब रेडियस a हो जाए। वैसे तो रेडियस डिस्क में क्या होता है 0 और a के दरमियान होगा, जैसे आपने अभी प्रीवियस केस किया है कि रेडियस आपका कैपिटल R है, ये आपको मैं बैक लेके जा रहा हूँ, R इज द रेडियस। तो x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर लेस देन इक्वल टू R होगा। तो वो जो R है रेडियस हमारे केस में स्मॉल a है, ओके, ये नाम दिया हुआ है बुक में। तो बाउंड्री आपकी क्या कहलाई, आपकी बाउंड्री, तो बाउंड्री कैसे अटेन होगी, बाउंड्री आपकी रेडियस पे अटेन होगी। रेडियस यहाँ पे मैं आई एम सॉरी ए है, पहले प्रॉब्लम समझ लें उसके बाद करेंगे। तो बाउंड्री क्या है, एट स्मॉल r इक्वल टू ए।
अगर आर लेस देन ए हो तो डिस्क है, अगर आर इक्वल टू ए हो जाए तो आपके पास क्या होगा, ये एग्जैक्टली बाउंड्री हो जाएगी। ओके तो अब हम चलते हैं, हमें प्रॉब्लम समझ आ गई है। फाइंड अ हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन की इक्वेशन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये आ गई, सच दैट u इज इक्वल टू एफ ऑफ एस ऑन द बाउंड्री। मैं दोबारा आपको डेफिनेशन रिपीट करवा रहा हूँ, ये देखें जी, सच दैट u इज इक्वल टू एफ ऑफ एस ऑन द बाउंड्री। अब बाउंड्री के पॉइंट्स यानी बाउंड्री को आप सर्कल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं वो बता रहा हूँ आपको। बाउंड्री सर्कल में कैसे रिप्रेजेंट होगी, सर्कल में बाउंड्री थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई के दरमियान होती है, यानी थीटा को 0 से 2 पाई जो भी पुट कर दें, जो टिप होगी पोजीशन वेक्टर की, वो बेसिकली बाउंड्री को हाईलाइट कर रही होगी रेडियल व्हेन r इज इक्वल टू a। देखिए r इज इक्वल टू a आपका क्या है, आपके कोऑर्डिनेट्स दो थे, एक था क्या कहते हैं r और एक था थीटा। r तो पता लग गया बाउंड्री है, बाउंड्री कब होगी, जब आपका डिस्क का रेडियस r क्या हो जाए, स्पेसिफिकली ये हो जाए, क्योंकि आप सर्कल का रेडियस a ले रहे हैं, तो आप बाउंड्री पे पहुंच गए बेसिकली। जब आपके डिपेंडेंट वेरिएबल u के दो कोऑर्डिनेट्स थे, एक r एक थीटा, जनरली ये लिखा हुआ है, और r को आपने a पुट कर दिया तो बाउंड्री पे पहुंच गए आप। थीटा को कुछ पुट करके बाउंड्री पे नहीं पहुंच सकते, तो जब आपने a पुट कर दिया कांस्टेंट, तो ये देखें कर्व बन गई है। अब u एक कर्व है, अब ये सरफेस नहीं है, नॉर्मली दो वेरिएबल का फंक्शन एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक वेरिएबल को स्पेसिफिक हमने बाउंड्री के लिए a मेंशन कर दिया है, तो u की वैल्यू f ऑफ थीटा आ गई, यानी कि कर्व आएगी बाउंड्री पे। दैट इज वाई आपकी डिरिचले प्रॉब्लम में u इज इक्वल टू एफ ऑफ एस लिखा हुआ है फॉर ऑल थीटा इन 0 to 2 पाई, क्योंकि थीटा की वेरिएशन ही 0 से 2 पाई के दरमियान है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देखिए बाउंड्री कंडीशन गिवन है और पीडीबी गिवन है, आपने इसे सॉल्व करना है। बहुत आसान मेथड है, एक ही मेथड है, इसीलिए मैंने आपको ये बार बार कह रहा हूँ, चैप्टर रिकमेंड करवाया। बाकी बुक्स में और मेथड किए हुए हैं, तो मैं नहीं चाह रहा आप वो करें फिलहाल। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से क्या होता है, यू आर थीटा इज इक्वल टू आर आर थीटा थीटा। ये देखें, ये आप पहले भी कर चुके हैं, कैपिटल एक्स एक्स कैपिटल वाई वाई, ये सब्स्टिट्यूट करें, आपकी दो ओडीज बन जाएंगी, ये कॉशी-आयलर इक्वेशन बन जाएगी, और ये सिंपल लैम्डा की फॉर्म में बन जाएगी। बहुत आसान है, ये आप कर सकते हैं। ओके तो अब दो इक्वेशंस आ गई जी, 9.4.3 और 9.4.4। अब बात ये है कि लैम्डा पॉजिटिव होगा, लैम्डा नेगेटिव होगा, या लैम्डा जीरो होगा, कैसे पता लगेगा आपको। याद रखिएगा, वैसे मैं आपको एक 90% एक फिनोमिना बता रहा हूँ, 90%, वैसे 100% नहीं है, 90% आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि लैम्डा इलिप्टिक पीडीज के लिए ज़्यादातर नेगेटिव रहे तो सॉरी ज़्यादातर पॉजिटिव रहे तो सोल्यूशन आपका फिजिबल आ रहा होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी कंडीशन, देखिए आपका जो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो थीटा क्या, ये थीटा वो नहीं है एंगल, ये कैपिटल थीटा फंक्शन है, याद रखिएगा। तो जब आपका कैपिटल थीटा फंक्शन पीरियोडिक है, ओके 1 मिनट, या तो आपका जो कैपिटल थीटा फंक्शन पीरियोडिक है, बिकॉज कैपिटल थीटा साइन या कॉस पे डिपेंड कर रहा होगा सर्कल में, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो आप थीटा को जब कैलकुलेट करेंगे या डिपेंडेंट वेरिएबल थीटा का कोई भी सोल्यूशन में रोल प्ले हो रहा होगा, तो वो पीरियोडिक होगा। ओके पीरियोडिसिटी की वजह से थीटा की वैल्यू 0 पे बराबर होगा थीटा की वैल्यू 2 पाई पे। और अगर एक फंक्शन है जो पीरियोडिक है और बाउंड्री पॉइंट्स पे उसकी वैल्यू सेम है, तो उसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी सेम होती है बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर आप लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी माइनस ए एफ प्राइम ऑफ सी, तो या रोल्स थ्योरम से भी मे बी ये हो जाए, आपको ये पता लग जाएगा कि थीटा ऑफ 0 इज इक्वल टू थीटा ऑफ 2 पाई से हम लिख सकते हैं थीटा प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू थीटा प्राइम ऑफ 2 पाई, बिकॉज आपका थीटा कंटिन्यूअस है। पहली बात तो ये डिफरेंशिएबल भी है, which ensures that the function theta is single valued। देखें आप थीटा की वैल्यू 0 पे देखें
2 पाई पे इक्वल आ रही है। थीटा की वैल्यू, थीटा प्राइम की वैल्यू 0 पे देखें या 2 पाई पे, वो भी इक्वल आ रही है। अगर ऐसा फिनोमिना हो तो हमें ये गारंटी होती है कि थीटा आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। सो द केस लैम्डा लेस देन 0 डज नॉट यील्ड एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। ये क्यों एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं होगा? लैम्डा नेगेटिव के लिए, लैम्डा नेगेटिव के लिए अगर आप करेंगे तो ये आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा होगा। ये वाली इक्वेशन जो है थीटा डबल प्राइम प्लस लैम्डा थीटा इक्वल टू 0, बिकॉज एंड पॉइंट पे भी वैल्यू सेम है, डेरिवेटिव्स की वैल्यू भी सेम है। आप इस पे E इज इक्वल टू एम थीटा वाला फॉर्मूला लगाएं जरा, थीटा डबल प्राइम प्लस लैम्डा थीटा इक्वल टू 0, वो जो आप करते हैं लीनियर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें आप e टू पावर mx करके पुट करते थे, आप जरा इसमें पुट करें और ये कंडीशन यूज करें, ये वाली, ये वाली। यानी मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको यहां लिख के बता देता हूं, कैपिटल थीटा, आई होप ग्रीक लेटर हो गई, कैपिटल में, चले मिल गया जी, कैपिटल थीटा डबल प्राइम प्लस, प्लस ही है जी, माइनस है, प्लस लैम्डा थीटा, लैम्डा थीटा इक्वल टू 0, ये आ चुका है। आप इसे सॉल्व करें बाय द टेक्निक कि आपका जो थीटा है वो क्या है, e टू पावर mx होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ क्या है, थीटा वाज फंक्शन ऑफ थीटा, स्मॉल थीटा, तो मैं ये स्मॉल थीटा यूज कर रहा हूँ ऐसे, बिकॉज थीटा इज, मैं लिख देता हूँ चलें आपके लिए, थीटा इज फंक्शन ऑफ स्मॉल थीटा, ओके ओके। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास m की दो वैल्यूज आएंगी, क्या, m की वैल्यूज आएंगी m स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और m की वैल्यू आएगी अगर लैम्डा नेगेटिव है, ये याद रखिएगा, लैम्डा आपका नेगेटिव है, ये प्लीज याद रखिएगा, लैम्डा आपका नेगेटिव है, तो m स्क्वायर की दो वैल्यूज आई, m स्क्वायर की दो वैल्यूज आई, क्या, m स्क्वायर की वैल्यू पहले तो आई लैम्डा, ओके, और लैम्डा आपका नेगेटिव है, सॉरी माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा पॉजिटिव होगा, माइनस लैम्डा को नाम दे दें क्योंकि ये पॉजिटिव है, कोई आई डोंट नो W, W नाम दे दें, और ये पॉजिटिव है, ओके, बिकॉज लैम्डा नेगेटिव है, माइनस लैम्डा पॉजिटिव होगा, दिस इंप्लाइज दैट m की कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, स्क्वायर प्लस माइनस, m की वैल्यूज आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये मैंने करना नहीं था, आपसे करवाना था, W, दो वैल्यूज आ गई। तो आपको पता है होमोजीनियस के लिए सोल्यूशन क्या होगा थीटा का, सो थीटा विल बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट विल बी इक्वल टू, जब दो वैल्यूज पॉजिटिव आ जाए तो क्या होता है जी, C1, आई थिंक यही करते थे अब, C1 e टू पावर m1 थीटा, m1 क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट W, प्लस C2 e टू पावर, ये बुक में नहीं हुआ, मैं आपको करवा रहा हूं, m2 थीटा, m2 की वैल्यू क्या है, माइनस स्क्वायर रूट, ओके, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है, सॉरी मैंने पुट नहीं किया थीटा, और यहां भी थीटा, ओके जी, ये सोल्यूशन आ गया। C1 C2 नहीं पता, लेकिन आपको एक बात पता है, क्या, आपको ये पता है कि जो बार बार बात हो रही थी, पीरियोडिसिटी की वजह से थीटा की वैल्यू 0 पे सेम है एज थीटा की वैल्यू 2 पाई पे, ये आपको पता है, ओके, और एंड थीटा की वैल्यू, थीटा प्राइम की वैल्यू 0 पे वही है जो थीटा प्राइम की वैल्यू 2 पाई पे है, ये आपको पता है। अब ये कंडीशंस आप यूज करें जरा, इधर थीटा की वैल्यू 0 पे इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 2 पाई पे, आप यहां पुट करें इस इक्वेशन में, फिर थीटा का डेरिवेटिव लें, यहां से एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लें और इसका भी डेरिवेटिव लें, और वहां 0 और 2 पाई करके फिर इक्वेट करें। जैसे मैं अब यहां एक चीज आपके लिए कर देता हूं, इस चीज को, दिस इंप्लाइज दैट क्या, अगर आप इसे यूज करें तो क्या आएगा जी,
यहाँ पे पहले 0 रखें, e की पावर 0 1 हो गया तो मैं ये काट रहा हूँ, e टू पावर 0 1 अगेन हो गया तो मैं ये भी कैंसिल कर देता हूँ। थीटा ऑफ 0 इज थीटा ऑफ 2 पाई, तो इसमें 2 पाई भी पुट कर दें आप, 2 पाई पुट करेंगे थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई, और यहां भी क्या आ जाएगा 2 पाई। ओके, जब आप ऐसे करेंगे तो आई मीन C1 कॉमन ले लें यहां से, मैं ये साबित करना चाह रहा हूं C1 C2 कांस्टेंट आ जाएगा कि 0 आ जाएंगे सॉरी, या सोल्यूशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो C1 कॉमन लें दोनों तरफ, क्या आ जाएगा जी, दिस इंप्लाइज दैट, या चले मैं लिखता हूं, दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस दिस, ओके, 1 माइनस दिस into C1, okay, is equal to what, this minus 1 into C2, okay, तो ये आपके पास C1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, C1 की वैल्यू आएगी e टू पावर माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर दिस मल्टीप्लाई बाय C2। अब आप जब ये कंडीशन यूज करेंगे तो अल्टीमेटली आप देखेंगे C2 C1 0 हो रहे होंगे, दैट इज वाई ये एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं है। पहली बात, लैम्डा अगर आप 0 ले लें, दूसरी कंडीशन ये आपने खुद करना है, मैंने डिटेल में बता दिया, लैम्डा जब आप 0 लेंगे तो ये कॉशी आइलर इक्वेशन, ये जो ऊपर आपके पास नजर आ रही है ये, और क्योंकि थीटा 0 हो रहा था दूसरे लैम्डा नेगेटिव के लिए, और ये जब आप लैम्डा 0 के लिए इसे यूज करेंगे तो ये सोल्यूशन बनेगा, यानी थीटा थीटा का ये बनेगा सी थीटा डी, और लैम्डा 0 के लिए देखिए ना, लैम्डा 0 रखें थीटा डबल प्राइम इज 0, तो इसको सॉल्व करें क्या आएगा सी थीटा प्लस डी, और दूसरे में आएगा ए प्लस नेचुरल लॉग बी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए आर। अब देखिए बात सुने जरा, ये भी एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं है, वजह क्या है, सिंस log r approaches to infinity as r tends to 0 from the positive side, अगर आप लिमिट कैलकुलेट करें r टेंडिंग टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड तो आपको पता लगेगा कि log r नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, why, note that r is equal to 0 is a singular point of the equation 9.4.1, ये देखिए जो 9.4.1 है ये रहा, r is equal to 0 डोमेन का पार्ट है, लेकिन r is equal to 0 पे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए ना, r जब आपको पता है एक चीज अनडिफाइंड हो रही है तो r को 0 नहीं पुट करते, 0 पे अप्रोच करवाते हैं। r is equal to 0 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, आप हालांकि आपकी पीडी डिफाइंड है, ये देख लें आप, तो फिर अगर r is equal to 0 पुट करते हैं यहाँ पे या अप्रोच करवाते हैं, आपका जो लॉग वाली टर्म है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाती है, दैट इज वाई। अब देखिए बड़ा इसे बड़ी चालाकी से मैं आपको यहाँ पे लफ्ज यूज करूंगा, बड़ी अकलमंदी से आपको कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है ए बी सी डी की, मैं ये पुट करता हूँ अपने यहाँ रफ पे, ओके, फॉर लैम्डा इक्वल टू 0, मैं ये आपको समझा रहा हूँ, फॉर लैम्डा इक्वल टू 0। इस केस के लिए क्या होगा, देखिए सोल्यूशन क्या है, u ऑफ r कॉमा थीटा, यानी कैपिटल थीटा थीटा और कैपिटल आर आर कैलकुलेट हो गए, क्या निकले a प्लस बी नेचुरल लॉग ऑफ r इंटू c प्लस डी थीटा। ओके, मैं आपको ये कह रहा हूं ये सोल्यूशन r इज इक्वल टू 0 के लिए मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी डिफाइंड फॉर r अप्रोचिंग टू 0 या इक्वल टू 0, एक ही बात है। और r को अगर 0 पे अप्रोच क्यों करवा रहा हूं, बिकॉज लॉग डिफाइंड नहीं है 0 पे, तो मैं अगर 0 पे अप्रोच करवाता हूं तो ये देखें ये अनडिफाइंड हो रहा है, अगर ये अनडिफाइंड हो रहा है तो मुझे पता लगा कि मेरा b 0 होना चाहिए, अगर b 0 नहीं होता तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा और मेरा सोल्यूशन भी वेरीफाई होना चाहिए 0 पे, दैट इज वाई सिंस u मस्ट बी डिफाइंड एट r इक्वल टू 0, देयरफॉर यही बात बुक में लिखी हुई है, b मस्ट बी 0,
क्योंकि b जीरो ना हुआ तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। लॉग आर को तो जीरो नहीं कर सकते, तो ये कांस्टेंट जो हमारा ओडी को सॉल्व करने के बाद आ रहा है ये जीरो हो जाएगा। तो अब सोल्यूशन क्या बचा जी, देखिए प्योरली फिजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं और आपका सोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ज हो रहा है, तो ये खत्म हो जाएगा। अगेन पीरियोडिसिटी भी है आपकी, तो पीरियोडिसिटी को अगर आप यूज करेंगे विद पीरियड 2 पाई, देन आपको पता लगेगा u कांस्टेंट हो गया, बिकॉज आपको पता है कि थीटा थीटा की वैल्यू ये थीटा थीटा बेसिकली ये हमारा क्या निकला है, सिंस दिस इज इक्वल टू थीटा थीटा एंड वी नो दैट क्या कि ये चीज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। कैसे होगी ये, आप जरा पुट करें यहाँ पे जीरो, जब आप जीरो पुट करेंगे तो c रह जाएगा, और जब आप 2 पाई पुट करेंगे तो c प्लस 2 पाई रह जाएगा। पुट करें जरा, दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल सॉरी c यस इक्वल c प्लस d थीटा, और थीटा की जगह 2 पाई, तो जवाब आएगा d 2 पाई। देखिए c कैंसिल हो गया ये वाला, और जवाब आ गया d जीरो। अगेन आप देखें कि आपको एक कांस्टेंट सोल्यूशन मिल रहा है, तो ये भी फिजिकली एप्लीकेबल नहीं है। तो आप देखें प्योरली हार्मोनिक फंक्शंस को यूज करके, एलिप्टिक टाइप की पीडीज को यूज करके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ऐसा स्ट्रॉन्ग मेथड है और बड़ा आसान मेथड है कि आप बता सकते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन से कि लैम्डा पॉजिटिव भी नहीं, लैम्डा नेगेटिव भी नहीं होगा और लैम्डा जीरो भी नहीं होगा, इवेंचुअली लैम्डा नेगेटिव होगा। और 3 ही केस हो सकते थे, तो मैंने अब लैम्डा नेगेटिव के लिए सोल्यूशन लिखना है। अगर लैम्डा नेगेटिव हो तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थीटा थीटा का सोल्यूशन ये होगा। ओके, पीरियोडिसिटी कंडीशन इंप्लाइज, अगर आप इस पे पीरियोडिसिटी कंडीशन लिखें तो पीरियड क्या होता है कॉस का 2n पाई, और साइन का भी 2n पाई होता है, तो थीटा ऑफ जीरो मस्ट बी इक्वल टू थीटा ऑफ 2 पाई। तो अगर आप ये चीज पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि कॉज की जो वैल्यू, या थीटा प्राइम में भी अगर आप पुट करें तो आप देखेंगे ये कंडीशन यूज करके, अभी आपने खुद करनी है कि थीटा ऑफ जीरो इज इक्वल टू थीटा ऑफ 2 पाई एंड थीटा प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू थीटा प्राइम ऑफ 2 पाई। जब आप ये पुट करेंगे आपको पता लगेगा कि स्क्वायर रूट लैम्डा इंडीड स्मॉल n के बराबर है। ये स्मॉल n के बराबर होगा तो n थीटा या 2n पाई की फॉर्म में जवाब आ रहा होगा, बिकॉज थीटा देखें, थीटा की यहीं से पता लग जाएगा थीटा की रेंज क्या है। आप जरा पिछले पेज पे जाएं, थीटा की रेंज है 2 पाई तक, ये देख लें थीटा आपका मैक्सिमम 2 पाई हो सकता है, डोमेन का पार्ट है। तो क्या चीज मैं रखूं कि आपका पीरियड बन जाएगा स्क्वायर रूट लैम्डा को, आप खुद देखें थीटा 2 पाई हो सकता है, और 2 पाई से पहले तो पीरियोडिसिटी आती ही नहीं है। आप भी जानते हैं कि 2n पाई से आगे ही पीरियोडिसिटी आ रही होती है, 2 पाई से पहले पीरियोडिक नहीं होता, कॉस की वैल्यू रिपीट नहीं होती, साइन की वैल्यू भी रिपीट नहीं होती, 2 पाई के बाद होती है। अगर थीटा 2 पाई है तो स्क्वायर रूट लैम्डा को मैं क्या रखूं कि पीरियोडिसिटी आ जाएगी, तो इंडीड ये इवेंचुअली n रखेंगे तो 2n पाई बनेगा। ओके, फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, बिकॉज जीरो रखेंगे तो वो फिर वही बात है, थीटा जीरो हो जाएगा। इक्वेशन 9.4.3 इज आयलर इक्वेशन एंड देयर, ये देखें ये आपको पता है ये 9.4.3 जो प्रीवियस हमने लिखी है ये कॉशी आयलर इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन भी बड़ा आसान है निकालना, और ये आप निकाल सकते हैं, मैंने निकाल यहाँ बुक में डायरेक्ट किया हुआ है, आप खुद करेंगे ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। अब अगेन अगर r को जीरो करें तो ये अनडिफाइंड हो रहा है r टू पावर माइनस n, फिर वही फिजिकल आर्ग्यूमेंट्स, अगर r को जीरो पे और r को जीरो पे अप्रोच करवाना पड़ेगा क्योंकि आपका फंक्शन r इज इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड है। तो अगर r इज इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड है और अगर आप r को जीरो पे अप्रोच कराते हैं, आप देख लें r टू पावर माइनस n अनडिफाइंड हो जाता है, लेकिन r टू पावर n अनडिफाइंड नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, d मस्ट वैनिश फॉर u टू बी कॉन्टिन्यूअस एट r इक्वल टू जीरो। आपने अभी बताया है कि आपका जो हार्मोनिक फंक्शन u है कॉन्टिन्यूअस होता है सोल्यूशन में, मैंने आपको कहा खुद प्रूफ कर लीजिएगा। तो कंटिन्यूटी कंडीशन को यूज करते हुए ये मस्ट है कि आपका d वैनिश कर जाए, अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि जीरो को एक्सक्लूड कर दें, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डोमेन का पार्ट है। दैट इज वाई आपके पास सिर्फ c r टू पावर n रह गया। इंडीड
सोल्यूशन क्या रह गया, सी आर टू पावर एन इंटू ए कॉज एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा, एन इज रनिंग फ्रॉम 1 to 3 सो ऑन। ये आपका टोटल सोल्यूशन बना। ये मिस्टेक है, आर जीरो नहीं है, आर थीटा है। ओके, अब आप मुझे एक बात बताएं, ये सोल्यूशन आ गया है, सारा सोल्यूशन आ गया है। ओके, इसके बाद 9.4.5 लिखा हुआ है। मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है ये कैसे लिखा है? एक आर्ग्यूमेंट, एक रीजन मुझे कोई बता दे, मैं उसे अभी 3 बोनस पॉइंट दूंगा। प्लीज आप में से कोई स्टूडेंट जो रीजन बता सके, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूं, या आप मुझे टेक्स्ट करके बता दें कि व्हाई द सॉल्यूशन इज u ऑफ r थीटा 9.4.5 में डायरेक्टली कैसे लिख दिया इसको यूज करते हो। नहीं, फोरियर सीरीज एवं तो नहीं लगा दी, कोई रीजन है, कोई बात है, कोई मैथमेटिकल रीजन है, मैथमेटिकल रीजन दें आप। फोरियर फॉर्मूला क्यों लगा दिया, वजह? पेज प्रीवियस करें, ये लेंगे 4.1 वाला, ये लें 4.1 वाला कौन सा, 9.4.1, ओके ये लें जी। 4.1 किधर है, ये लीजिए 9.4.1। हाँ जी, नहीं जी, रिमूवर कहाँ चले गए आप? तो मुबारक अली किसी और स्पेस में हैं आप कहीं और चले गए हैं। ये बहुत आगे की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी मैथमेटिक्स तो हमें भी नहीं आती। कहाँ चले गए आप? मतलब वो बात कर रहे हैं जिसका ताल्लुक ही नहीं है यहाँ। मैं आपके माइक्स ऑन कर रहा हूँ जी। मैंने जवाब देना है और आप पछताएंगे, लेकिन चलें, सिंस आप नहीं गौर कर रहे तो पहले मैं ये सोल्यूशन लिख लेता हूँ जी। u ऑफ r थीटा इज, क्या जवाब आया हमारा जल्दी से? u ऑफ r थीटा इज, जवाब आया है सी आर टू पावर एन इंटू ए cos n थीटा प्लस बी साइन एन थीटा। ओके, अब ये आपका सोल्यूशन है फॉर एनी एन, याद रखिएगा n इज 1 2 3। काइंडली गौर से समझिएगा, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 के लिए भी ये सोल्यूशन है, n इज इक्वल टू 3 के लिए भी ये सोल्यूशन है, एंड सो ऑन, तमाम n के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए सोल्यूशन है। आपकी इक्वेशन क्या थी? गौर से देखें, आपकी इक्वेशन थी लैप्लास इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, पार्शियल्स की, और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद थी आप जवाब अब आप ये देखें कि एक लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, या वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस का मतलब क्या होता है? अगर दो वेक्टर्स उसे बिलोंग करते हैं तो उनका सम भी उसे बिलोंग करता है। अगर एक इक्वेशन लीनियर है तो अलजेब्राइकली इसकी रीजन क्या है? अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए इसका सोल्यूशन है, n इज इक्वल टू 2 के लिए भी ये इसका सोल्यूशन है, तो इनको सम कर दे वो भी सोल्यूशन होगा। इसे मेथड ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। इन जनरल n को कोई भी लीनियर ऐड करके तमाम को सम कर दें वो भी इसका सोल्यूशन होगा, बिकॉज इक्वेशन लीनियर है। ये इसकी स्पेसिफिक रीजन थी। कॉल ड्रॉप हो रही है, मैं दोबारा कॉल करता हूं और इसको फिर माइंड अप करते हैं। ओके, तो बात चल रही थी n इज इक्वल टू 1 के लिए भी ये सोल्यूशन है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। n इज इक्वल टू 2 के लिए भी सोल्यूशन है। n को 1 पुट करें, एक सोल्यूशन, n को 2 पुट करें, दूसरा सोल्यूशन, यानी कि u2। n को 3 पुट करें, तीसरा सोल्यूशन, n को 4 पुट करें, फोर्थ, एंड सो ऑन करते जाएं आप। ये तमाम सोल्यूशंस होंगे। अगर आपकी इक्वेशन है लीनियर, तो लीनियर पीडीज का या लीनियर सॉल्यूशंस, क्योंकि लीनियर पीडी के लीनियर स्पेस बनाते हैं, लीनियर वेक्टर स्पेस बनाते हैं,
तो अगर ये वेक्टर स्पेस बनाते हैं तो इन सब वेक्टर्स का सम भी आपका वेक्टर स्पेस को बिलोंग करना चाहिए, यानी कि आपकी पीडी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इन तमाम को बाय मेथड ऑफ सुपरपोजिशन हम ऐड कर सकते हैं। अब आप ऐड करके बुक वाले का थोड़ा सा ये चेक करें अक्लमंदी के उसने ऐड करने के बाद इसे फूरियर सीरीज की फॉर्म में लिख दिया। लिखने की रीजन आप नहीं बता रहे थे, लिखा फूरियर सीरीज की फॉर्म में है। कैसे लिखा है मैं आपको बताता हूं। इसने जब इसको n इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए लिखा, उसके बाद आप एक बात चेक करें, आपका जो क्या कहते हैं उसे, a है उसने इसको an बना दिया और b है इसको bn बना दिया, साइन एन थीटा वैसे रहने दिया, कॉज एन थीटा वैसे ही रहने दिया। उसके बाद ये जो c था इसकी वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट की बाउंड्री पे और ये आई 1/a। तो ये आपने मुझे बतानी है, बिकॉज अगर आप पुट करें यहाँ पे n को, क्या पुट करें आप n को, बाउंड्री है थीटा 2 पाई पे, ओके। तो थीटा को आप 2 पाई पुट करें, एक मिनट मैं देखता हूँ, नहीं जी यहाँ पे बाउंड्री f दे रही है, वो नहीं दे रही, ठीक है। तो ये इसने c की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, या c और a की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। बहरहाल कुछ पुट किया है यहाँ पे। अगर मिसाल के तौर पे आप r को 0 कर दें तो क्या जवाब है, नहीं 0 नहीं, आप r को क्या पुट कर सकते हैं, r है बिटवीन 0 टू a, यस a पुट कर सकते हैं, याद है। अगर आप r को a पुट करते हैं तो या r को a पुट करें तो जवाब आएगा f थीटा। लेकिन मैं ये चाह नहीं रहा कि आप f थीटा लिखें, फॉर दैट आई वांट के आपकी वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट हो जाए इस फॉर्म से, यस यहाँ पे कैलकुलेट करें जी। अगर आप r को a पुट करते हैं इस फॉर्मूले में तो c a टू पावर n प्लस d a टू पावर, ये d तो 0 हो गया, सॉरी, ये याद रखिएगा। इस केस में आपका जो कैपिटल R है, कैपिटल R ऑफ स्मॉल r इज एक्चुअली c d टू पावर c r टू पावर n, यही है जी, यही है r टू पावर n, ओके। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन r की पुट होगी, ठीक, मैं इकट्ठे में कर रहा था तो इसलिए रॉन्ग आ रहा है। अगर आप यहाँ पे पुट करें कि r ऑफ r की जगह a पुट कर दें, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में r को आप a पुट कर दें तो जवाब आएगा आपका c, कैपिटल C a टू पावर n, ओके। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई, यहाँ से स्मॉल c की वैल्यू आ गई, क्या स्मॉल c की वैल्यू आई r एट a डिवाइडेड बाय a टू पावर n, देख रहे हैं आप, a टू पावर n, ओके। तो ये r की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की हुई है ये r ओवर a टू पावर n है। ये जो कैपिटल R है बेसिकली बाउंड्री पे जाके ना, बिकॉज आप बाउंड्री पुट कर रहे हैं तो ये इसने लिखा हुआ स्मॉल r है इसे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप r ऑफ a भी लिख सकते थे। तो यहाँ r की जगह r ऑफ a भी लिख दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये सब को ऐड करने के बाद फूरियर सीरीज में a को an बना दिया, b को bn बना दिया, cos n थीटा, sin n थीटा, a नॉट 0 है, याद रखिएगा, बिकॉज a नॉट n इज इक्वल टू 0 के लिए सोल्यूशन है। जब आप n को 0 कर देते हैं, यहाँ पे जब आप n को 0 कर देते हैं तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा थीटा इज लैम्डा इज 0, याद है, लैम्डा 0 आ जाएगा। जब आप n को 0 कर देते हैं तो लैम्डा 0 है, और लैम्डा 0 के लिए सोल्यूशन हम पहले ही लिख चुके हैं कि 0 आ रहा है, u कांस्टेंट आ रहा है, सॉरी, उस कांस्टेंट को नाम दिया है a नॉट बाई 2 का, ताकि सारा जो सोल्यूशन है वो n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिख दिया जाए। दैट इज वाई ये इन्होंने ऐसा काम किया है, क्योंकि अगर n 0 हो जाए तो लैम्डा भी 0 हो जाता है, और लैम्डा 0 के लिए सोल्यूशन कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को कोई a नॉट बाई 2 नाम दे रहे हैं ताकि वो रिजेंबल कर जाए, बस, और कोई रीजन नहीं है। ये देखें, वेयर द कांस्टेंट टर्म a नॉट बाई 2 represent the solution for lambda equal to 0 and a and bn are constants। अब आप यहाँ पे ये लेट कर रहे हैं कि रो को r ओवर a पुट कर दें तो आपके पास ये सोल्यूशन बन जाता है। लेकिन बहरहाल मैं चाहूँगा
कि आप 9.4.6 तक ही ये सोल्यूशन कर लें। आगे जो इसने साबित किया हुआ है ना कि ये सोल्यूशन वाकई में आपका हार्मोनिक है, ये बेसिकली इसने प्रूव किया है। तो ये बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं ये आपको नहीं करवा रहा। सर जी स्क्रीन लार्ज, ओके लार्ज कैसे, असल में ये रिकॉर्डिंग मैं क्योंकि कर रहा हूँ, आपको पता है ये रिकॉर्डर ऑन हुआ है तो ये पूरी स्क्रीन की ना ये वीडियो बना रहा है। जब आप वीडियो देखेंगे, अगर आपने देखी हो यूट्यूब पे, तो उसमें ये सारी स्क्रीन आपको कैप्चर होकर नज़र आ रही होगी। मैं इसको लार्ज नहीं कर सकता, मैं लार्ज करूँगा तो वीडियो में कुछ चीज़ मिस हो जाएगी। पहले मैं इसे पूरा रिकॉर्ड करता हूँ और फिर रिकॉर्ड की जो एडिटिंग होती है उसमें मैं कुछ चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। तो दैट इज़ वाई मैं इसको ना सारा नहीं कर पा रहा। कैमटेशिया है जी मेरे पास, ये कैमटेशिया से मैं कर रहा हूँ, परचेज्ड वर्जन है। ओके, तो ये मतलब इसकी सारी स्टडी थी और आपने आज देखा कि डिरिचले प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने निकाला है यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ थोड़ा सा, कि कुछ भी आगे नहीं करना आपने, आप डिरिचले प्रॉब्लम फॉर सर्कुलर एनुलस रीजन, काम यही है, दो सर्कल्स के दरमियान है। पहले क्या था, बाउंड्री आपकी इंटीरियर थी, अब क्या है, दो सर्कल्स के दरमियान है, ये भी इंटीरियर, लेकिन अब बाउंड्री थोड़ी चेंज हो गई है, प्रॉब्लम चेंज हो गई है, और डायरेक्टली वो लैम्डा नेगेटिव के लिए सोल्यूशन की बात करेगा। तो ये बहुत आसान है, आप काइंडली इसे पढ़ लीजिएगा। सेकेंडली, न्यूमन प्रॉब्लम फॉर सर्कल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रॉब्लम हमने करनी है, सर्कल के लिए न्यूमन और सर्कल के लिए डिरिचले, फिर एनुलस रीजन के लिए न्यूमन और एनुलस रीजन के लिए डिरिचले। तो अब देखिए ये सेम वही प्रॉब्लम है, आपको सारी समझ आएगी, जस्ट एक चीज़ चेंज है। मैं बस ये बता के आपको ख़त्म कर रहा हूँ। बाउंड्री पे आपका जो क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, यस यहाँ पे, ओके, तो आपको पता है यहाँ पे कि यस, आपको पता है यहाँ पे कि ये आपका सोल्यूशन है, और आप इसे ये कह सकते हैं कि मैं आपको कौन सा इजी वे बताऊं, ओके चले यहीं से करते हैं। ये जो न्यूमन प्रॉब्लम है, यहाँ से आपको चले समझ आ जाएगी, तो इसका सोल्यूशन सेम जो मैंने आज आपको सारा डिस्कस करके बताया वहाँ से कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखें, इसने सारा सोल्यूशन वही लिया है, ये देख रहे हैं आप, लैप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन डिरिचले प्रॉब्लम के लिए। मैं थोड़ा सा आपको बस रिवाइज करवा रहा हूँ। अब एक फर्क क्या है, फर्क ये है कि इसमें आपको ए एन बी एन नहीं पता, इसने ए के बी के कह दिया, कोई इशू नहीं है। अब आप ये देखें कि बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है, पहले बाउंड्री कंडीशन थी एफ ऑफ एस, अब बाउंड्री कंडीशन क्या है, डेरिवेटिव इज एफ ऑफ एस। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेने के बाद ए के बी के को आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। पहले आप कॉन्स्टेंट्स ऐसे नहीं थे, ये देखें इस केस में जो कॉन्स्टेंट्स होंगे ना ए एन बी एन, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म से आ रहे होंगे बाउंड्री पे, ये रे, ये हमारी टास्क की है, वी ऑल्सो सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन। ये देखें, ये मैं बताना भूल गया कि आपकी ये जो सोल्यूशन आपने निकाला है ये वाला यू आर थीटा 9.4.5, इसमें ए एन बी एन नहीं गिवन। अभी हम बता देते हैं ए एन बी एन क्या होंगे। जब आपका आर ए होगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, एफ ऑफ थीटा, ये गिवन है, ये देखें गिवन है, एफ ऑफ थीटा ये गिवन है। गौर से समझिएगा, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप आर को ए पुट करेंगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बन जाएगी एफ ऑफ थीटा, राइट साइड यही रहेगी। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब आपने यू ऑफ आर थीटा में आर की जगह ए पुट कर दिया और थीटा वैसे ही रहने दिया, मैं ये आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, तो आपके पास जवाब क्या बन गया, ए नॉट बाई टू प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज ए एन कॉज क्या था जी, कॉज एन थीटा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ये सम कॉज एन थीटा प्लस बी एन साइन एन थीटा,
ओके, ए एन कॉज एन थीटा प्लस बी नहीं है, ये बी एन है साइन एन थीटा, ये सोल्यूशन है जी आपका। लेकिन जब आप आर को ए पुट करते हैं, आर ये एग्जैक्टली ये सोल्यूशन है। अब आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आपको कॉन्स्टेंट्स नहीं पता ए एन बी एन, ये आपको नहीं पता ए एन और बी एन क्या होंगे। आप बाउंड्री कंडीशन पुट करें, आर को ए पुट करें, तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, एफ ऑफ थीटा, ये गिवन है हमें पता है, स्टार्ट में ही गिवन थी ये कंडीशन, एफ ऑफ थीटा हो जाएगी। अब आप मुझे ये मैं डिलीट कर देता हूँ, अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये आप ख़त्म कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं दोबारा लिखता हूँ इसे, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे यही चीज़, लेकिन ये एफ ऑफ थीटा अब नहीं आएगा। ओके ओके, तो अब आप एक बात को गौर से समझें प्लीज़। एक फंक्शन है जो अपनी फूरियर सीरीज के बराबर है, देख रहे हैं फूरियर सीरीज है, लेफ्ट हैंड साइड पे थीटा वेरिएबल है, राइट साइड पे भी थीटा वेरिएबल है। ड्रामेटिकली देखें कैसा हमारा आंसर आ रहा है कि लेफ्ट साइड पे जब आप बाउंड्री कंडीशन पुट करते हैं तो आर की जगह ए पुट करने के बाद हमें पता है ये एफ ऑफ थीटा है। अब एक फंक्शन है जो अपनी फूरियर ट्रांसफॉर्म के बराबर है, तो मुझे बताएं कॉन्स्टेंट्स कैसे निकालते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म के। घेरा, ये आंसर है इसका। आपने बीएससी में किया होगा कि अगर ये फूरियर ट्रांसफॉर्म के बराबर है तो ये आपके कॉन्स्टेंट्स होंगे, ये इस तरह लिखे हुए हैं। ये मैं आपको चाह रहा था खुद पढ़े, लेकिन चले मैं ही आपको बता देता हूँ। ए एन ये होगा और बी एन ये होगा। अब आ जाते हैं न्यूमन प्रॉब्लम पे। तो न्यूमन प्रॉब्लम पे आप क्या करेंगे, सारा यही काम है, कोई चेंज नहीं आ रही, जस्ट एक आप चेंज समझ लें जो मैं आपको खुद बता रहा हूँ। या ये न्यूमन प्रॉब्लम फॉर अ सर्कल, यही सोल्यूशन है, ये देखें आप, एग्जैक्टली यही सोल्यूशन है। अगर ये प्रॉब्लम डिरिचले होता, मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये प्रॉब्लम डिरिचले होता तो ए के बी के क्या होते, ये अभी हमने निकालने हैं। इंटेग्रल 1/2 पाई 0 टू क्या था जी 2 पाई एफ ऑफ थीटा कॉज एन पाई एक्स ओवर एल, वो जो आप निकालते थे, और बी एन बी साइन एन पाई एक्स ओवर एल, वो पहले मैं कर चुका हूं, पहले बता चुका हूं डिरिचले के केस में। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां पे u की वैल्यू r इजिकल टू ए पे नहीं गिवन, यहां पे u के डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन है। तो आप पहले लेंगे डेरिवेटिव और उसके बाद r को कैपिटल R पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपकी सीरीज ये बन जाएगी और अब ये एफ ऑफ थीटा के बराबर होगी। अब आप लगाएंगे इस पे फूरियर सीरीज का फॉर्मूला, तो ये देखिए ये डिवाइड हो रहा होगा, ये चीज डिवाइड हो जाएगी कोफिशिएंट्स के साथ। अब आपका कोफिशिएंट ए के नहीं है, अब आपका कोफिशिएंट है के आर टू पावर के माइनस 1 ए के और के आर टू पावर के माइनस 1 बी के। तो के आर टू पावर के माइनस 1 1/2, बेसिकली 0 टू 2 पाई का हाफ, इंटरवल की लेंथ का हाफ करके 1/पाई लिखा जाता है, तो ये 1/पाई वो आया है। यहां से आपने निकाल लिया ए के बी के क्या, भाई इतना सा फर्क है, ये सोल्यूशन है आपका। तो ये आई होप कि आप खुद इसे समझ लेंगे। ये 9.6.9 तक न्यूमन प्रॉब्लम और सर्कल के लिए डिरिचले प्रॉब्लम मैं करा चुका हूं, फिर भी मैं ये जो एनुअलस रीजन के लिए डिरिचले प्रॉब्लम है ये मैं खुद आपको करवा दूंगा अगले लेक्चर में, जो कि क्लास में होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ।